नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन केमिकल इक्विलिब्रियम में, ओके, जिसको हम एक्स से दिखाएंगे, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या है और इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो चलिए देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, देखिए इसको यहाँ पर आप सीख लीजिएगा, जितने भी सवाल मैं कराऊंगा ना उसकी हेल्प से आप इसको समझने सीखने की कोशिश करिएगा, है ना। इसका ऐसा कोई डेरिवेशन या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप डिफरेंट बुक्स में फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सवालों की हेल्प से आपको इस टॉपिक को सीखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए बच्चों, एक रिएक्शन हो रही है ए टू बी, ठीक है ना, ए से बी बन रहा है। मान लीजिए बच्चों एक रिएक्शन हो रही है फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, देखो लिखने का पैटर्न, देखो सवाल को स्टार्ट करने का पैटर्न किस तरीके से होता है। देखो टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया है, ठीक भाई, रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो होगा। तो बच्चों टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये ए मोल है। क्या है? ए के कितने मोल है? ए मोल है। ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, ए कोई नंबर होगा, ठीक। कैपिटल ए नाम का जो भी आपका रिएक्टेंट है, इसके ए मोल्स हैं। कब? टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे। और सुनो, जब रिएक्शन, सुन लो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको सीखना है, ठीक। ए के इनिशियल मोल्स कितने हैं? स्मॉल है, ठीक। बी के इनिशियल मोल, इनिशियल का मतलब टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, मैं लिख देता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं कहाँ? इनिशियल, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हालत है ना। टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। ए के स्मॉल ए मोल है, जहां पर स्मॉल ए कोई नंबर होगा। स्मॉल ए क्या है? एनी नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होगा, बिकॉज मोल्स आपके क्या होंगे? पॉजिटिव, ठीक। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। अब सुनिए बच्चों, स्टार्टिंग में जब टी इज इक्वल्स टू जीरो पे आपने स्टार्ट किया तो बी के तो कोई मोल बनेंगे नहीं। तो बी के भाई स्टार्टिंग में प्रोडक्ट थोड़ी ना बनता है, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट है ना। अभी रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, फिर थोड़ी देर के बाद रेट बी बनेगा। जब बी बनेगा फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी कि स्टार्टिंग में बच्चों बी के कितने मोल हैं? 0 मोल हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमने क्या कहा कि भाई टाइम टी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, ठीक। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल्स टू कौन सा टाइम आ चुका? इक्विलिब्रियम वाला, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम वाले टाइम को मैंने ई क्यू यू आई, ये लो ऐसे लिख दिया, ठीक। इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे अब देखो बच्चों ध्यान से कुछ समझो भाई, आप ए कुछ लेके चले थे, ठीक, उसमें से कुछ मात्रा में ए डिसोशिएट हो गया होगा, मानते हो कि नहीं भाई। मान लो आप ए कितना लेके चले? 5 मोल, कितना? 5। और मान लो 5 मोल में से स्टार्टिंग में आपने ए के 5 मोल लिए थे, तो 5 में से कुछ खर्च हो गया होगा ना, तभी तो बी बना होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक है ना। क्या सर? कुछ ऐसा कुछ देखो बच्चों, मान लो ए के तुमने स्टार्टिंग में कितने मोल लिए थे, यहाँ पे समझा दूं, साइड में समझाता भी चल रहा हूँ आपको, है ना। बाकी तो सवाल अभी आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे बच्चों मान लो ए के तुमने कितने मोल लिए थे? 5 मोल। मान लो भाई ऐसा हुआ था, ए के 5 मोल लिए थे और बी के अभी 0 मोल है। तो टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे मैं ये कह रहा हूं कि ए में से कुछ ना कुछ खर्च हो गया होगा, और जो खर्च हो गया होगा, मान लो कि 2 मोल खर्च हो गया। भाई ए के कुछ मोल खर्च हो गए तभी तो बी बनेगा, है ना। तो ध्यान सुनिए, मान लीजिए बच्चों ए में से 2 मोल खर्च हो गया, ठीक, तो बी बन गया, ठीक। अच्छा बी कितना बना वो अभी मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है, यहां हम ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हैं 1 है, और बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है। तो जितना ए खर्च हुआ होगा उतना ही बी बना होगा। इनके मोल को देख के हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक। ए का मोल और बी का मोल इस रिएक्शन में सेम है, तो ए के 1 मोल से बी का 1 मोल बनता है। तो ए के जब 2 मोल खर्च होंगे, खर्च होने का मतलब टोटल 5 थे, 5 में से 2 खर्च हो गए, तो ए का 2 मोल जब खर्च होगा तो बी के 2 मोल बनेंगे, क्योंकि ए के 1 मोल से बी के 1 मोल, तो ए के 2 मोल से बी के 2 मोल बन जाएंगे। तो ये चीज होती है। कहने का मतलब ये मोटी मोटी बात कि टाइम टी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे जब आप सिस्टम में देखोगे जाके, तो 5 माइनस 2, ए के आपको कितने मोल दिखाई पड़ेंगे? 3 मोल, ये बस समझाने के लिए, है ना। और बी के कितने मोल बचे होंगे? 2 मोल, ये चीज है। अभी और सवाल कराएंगे तो आपको क्लियर होगा। अब खास बात ये, ए के जितने मोल आपने खर्च किए वही क्या है? वही क्या है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है। बात समझ रहे हो? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितनी कितनी मात्रा में वो डिसोशिएट हो गया,
ठीक, यही x है, ये देखो ये जो 2 खर्च हुआ है यही क्या है, इसी को हम x बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। सही, अब यही बात बच्चों जनरल फॉर्म में कर लीजिए, यही बात आप जनरल फॉर्म में कर रहे हो, वहां नंबर लेके सिखा दिया, अब यहाँ जनरल फॉर्म में क्या, t बराबर 0 पे कैपिटल A के A मोल थे, टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे मान लो A के x मोल्स खर्च हो गए, क्योंकि डिग्री, क्योंकि एक्सटेंस ऑफ डिसोसिएशन को आपने x से दिखाया है। ठीक है ना, तो मान लो बच्चों A के कितने मोल खर्च हो गए, x मोल खर्च हो गए, तो बताओ B के कितने बने होंगे, अभी अभी बताया था। ये देखो स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, A का कितना है 1, B का कितना है 1, तो सोचो A के 1 मोल से B का 1 मोल बनता है, तो A के जब x मोल खर्च हुए होंगे तो B का भी तो x मोल बनेगा। सही है ना, तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे बच्चों B के कितने मोल्स हो जाएंगे, x मोल्स हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, तो इसी x को क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, यहां मोल लिख लो, इसी x को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, तो नोट लगाएंगे बच्चों, वेयर दिस x इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, करेक्ट। नो, इसके बाद बच्चों इसकी यूनिट, अब देखो इस टाइम जब आप मोल के टर्म्स में बात कर रहे हो तब तो इसकी यूनिट क्या होगी, तब तो इसकी यूनिट क्या होगी, तब तो इसकी यूनिट मोल ही होगी। क्यों सर, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाया गया है क्या, कि लाइक क्वांटिटीज, मतलब जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है उनको ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। थोड़ा याद दिला दूं, कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई 5 किलोग्राम मास में से, ये मास है, ये क्या है, मास है, जस्ट याद दिला रहा हूँ फिजिक्स थोड़ी सी, 5 किलोग्राम में से क्या आप 2 मीटर लेंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं अलाउड है। ये किलोग्राम में मास है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, या ये लेंथ है तो ये भी लेंथ में होना चाहिए, तो वही चीज है, कहने का ये मतलब है। ध्यान से चेक करो, ए क्या था, ए की यूनिट क्या थी, मोल, तो ए में से तुमने एक्स माइनस किया है, यानी कि एक्स की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मोल, दोनों की यूनिट सेम होगी। और यही तो बता रहा हूं यहां पर कि 5 में से 2 मोल चले गए, भाई 5 मोल स्टार्टिंग में थे तो इसमें से 2 मोल खर्च हो गए ए के, ठीक, तो 2 की यूनिट क्या हुई, मोल, तो 2 मोल खर्च हुए, तो 2 एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, इस केस में, इस केस में जो साइड में आपको दिखाया है यहां पर बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, 2 मोल्स। सही है ना, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2, ऐसे ही 2 लिख के नहीं छोड़ दोगे, कुछ तो यूनिट होगी ना, 2 मोल्स, बस क्या दिक्कत है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, अब देखिए जरा, अब यहां पर बच्चों एक बात बताओ, ये आपने बात करी किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोल, यहां पर आपने बात करी किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल्स के टर्म में आपने बात करी। बच्चों ध्यान दें, ऐसा भी हो सकता है कि आप बात करें इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या मैं यही कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, क्या मैं यही कर दूं ज्यादा सही रहेगा, आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या दूसरे पेज पे ही करते हैं यार, जगह नहीं हो पाएगी, चलो देखो जरा, ठीक, देखो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्या, एक्स की बात करेंगे हम, एक्स यानी कि डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और ऑब्वियसली जो सबसे फेमस कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों आपकी, वो कौन सी, मोल पर लीटर, यानी कि मोलारिटी वाली, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन को यहां हम दिखाएंगे कैसे, मोल पर लीटर से, ठीक, मोल पर लीटर से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को आप क्या बोलते हो, कैपिटल एम, मोलारिटी, ये तो सभी बच्चों को पता है, सही है ना। तो इसके लिए फिर से वही रिएक्शन लिखेंगे जो हमने पीछे लिखी हुई थी, इसके लिए फिर से हम वही रिएक्शन लिखेंगे जो हमने पीछे लिखी हुई थी, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ए से क्या बन रहा है, बी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, अब हम क्या मान रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया चलो इस बार t बराबर 0 पे, अब देखो एग्जाम्पल में वही ले रहा हूं, लेकिन पता है क्या मैं कर रहा हूं, मैं अब ये बोल रहा हूं आपसे कि ए की इनिशियल मोल नहीं, ना 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 ना, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक। बात समझिए जरा, क्या पता कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करी गई हो, मानते हो कि नहीं इस बात को,
मान लो बच्चों ए है, ए से बी बन रहा है टाइम टी बराबर 0 पे। इस बार पता है क्या है, इस बार पता है बच्चों क्या है, जैसे आपने पीछे ए के 5 मोल लिए थे है ना, तो 5 मोल ना लेके क्या पता ए की कॉन्सेंट्रेशन दी हो, 5 मोलैरिटी दी हो, यानी कि ये जो ए है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या पता इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, तो 5 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन है। बी तो अभी बना नहीं है, मान लो भाई बी तो बना नहीं है, तो यदि बी नहीं बना है तो बी की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी स्टार्टिंग में, 0। बी बना ही नहीं है ना, तो यार उसका क्या ही कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो चीज बनी नहीं है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा। थोड़ी देर के बाद सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आएगा, तो अब देखो जरा, मान लो बच्चों जैसे यहां आपने 5 - 2 किया था, तो 5 मोल में से 2 मोल खर्च हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में से 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गई, ऐसे सोचो आप, ठीक। ए के 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में से 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गई, ठीक। तो ये देखो कितनी कॉन्सेंट्रेशन ए की बचेगी, 5 - 2, और फिर से ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और बी का भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ए के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, अब इसको कॉन्सेंट्रेशन सोचो, अरे भाई सोच लो, ठीक। ए के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से बी का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनता है, तो ए के अगर 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन खर्च हुए तो बी के 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनेंगे, यानी कि बी का 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा कब, जब बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 मोलर, जब क्या आएगा इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ये जो 2 है जो खर्च हुआ है, इसको ही आप x से दिखाओगे, और यही क्या कहलाएगा आपका डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। यही क्या कहलाएगा आपका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, सही है, यही क्या कहलाएगा आपका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। बट इस बार बच्चों x की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर, यानी कि x की जो यूनिट होगी है ना 2, और मोलर, मोलर का मतलब मोल पर लीटर, यानी कि 2 मोल पर लीटर, समझ गए। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात हो गई, क्या ही नया हो गया, ठीक। तो देखो अब जनरल फॉर्म में कैसे करोगे बताओ, जनरल फॉर्म में कैसे करोगे, मान लो ए की कॉन्सेंट्रेशन थी सी कोई नंबर होगा, वेयर सी सम नंबर, लिख लीजिए, वेयर सी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मानते हो कि नहीं बताओ। तो सी मोलर स्टार्टिंग में ए था तो बी था 0 मोलर, ठीक है ना। अब टाइम t इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताइए, टाइम t इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताइए, जब इक्विलिब्रियम आ गया है तब क्या होगा, तो जब इक्विलिब्रियम आ गया बच्चों, तो मान लो इसके x मोलर खर्च हो गए, तो c माइनस एक्स, तो अब a कितना बचा होगा, c माइनस एक्स मोलर। a का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और b का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, a के 1 से b का 1 बनता है, a का जब 1 मोलर खर्च होता होगा तो b का 1 मोलर बनता है, ऐसे सोचो। तो a का अगर x मोलर खर्च हुआ है तो b के x मोलर बनेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे b की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, x मोलर, ठीक। अब देखो यहाँ 1 1 मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आपको मैंने दिखाने के लिए साइड में लिख के रखा हुआ है बस। अब यही क्या है बच्चों आपका यही x क्या कहलाएगा बताइए, वेयर x इज extent of x is dissociation, extent of dissociation, ठीक है, x is extent of dissociation, ठीक है ना। तो x आपका extent of dissociation है, और इस बार x की यूनिट क्या हो जाएगी, इस बार यूनिट ऑफ x क्या हो जाएगी बताइए, मोल पर लीटर, सही है। कहने का मतलब ये है कि जब सवाल मिले तो ये जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन x है ना, ये मोल में भी बात करी जा सकती है और कॉन्सेंट्रेशन में भी बात करी जा सकती है। इस बार आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन ही तो माइनस करोगे, कॉन्सेंट्रेशन में से आप मोल तो माइनस करोगे नहीं, यानी अगर 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो ये 2 मोल नहीं है भाई, ये 2 मोल नहीं, ये 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। और यहां पर ये 2 मोल नहीं है, ये 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। तो बच्चों ये अंतर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दें आगे का कॉन्सेप्ट, यहां पर आगे का कॉन्सेप्ट बच्चों इसी में ध्यान दें। देखिए x क्या है, वेयर, अब सुनो ध्यान से, x क्या क्या हो सकता है,
एक्स क्या क्या हो सकता है, तो बताओ। दो चीजें तो मैंने ही बता दी आपको, क्या बताइए। या तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, या तो एक्स क्या होगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब इसी तरीके से बच्चों, क्या पता एक्स क्या हो, एक्टिव मास हो, और एक्टिव मास ही तो आपके सिलेबस में कॉन्सेंट्रेशन होता है। मतलब एक्स क्या हो सकता है बताओ, एक्स नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, एक्स एक्टिव मास हो सकता है, एक्टिव मास का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो बस इन्हीं बातों को बच्चों आप नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो वेयर एक्स इज टोटल, ये मोल्स हो सकते हैं, ठीक, या ये एक्स बच्चों आपका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, ठीक, या ये एक्स आपका एक्टिव मास हो सकता है। एक्स क्या हो सकता है, एक्टिव मास हो सकता है, ठीक, ड्यूरिंग डिसोसिएशन, ओके, एक्टिव मास डिसोसिएशन, ठीक है। मोल्स डिसोसिएशन नहीं, डिसोशिएटेड है ना, डिसोशिएटेड लिख लो, मतलब कितने मोल डिसोशिएट हो गए वो हो सकता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो गई, खर्च हो गई, ठीक, या कितना एक्टिव मास डिसोशिएट हो गया, ठीक, वो है एक्स। इसके बाद बच्चों, अब ये जो एक्स की वैल्यू ये क्या क्या हो सकती है, ध्यान सुनो। एक्स की वैल्यू क्या वन हो सकती है ना, एक्स की वैल्यू वन हो सकती है, क्या दिक्कत है। वन का मतलब वन मोल हो सकता है, या वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, या वन मोलर एक्टिव मास हो सकता है। और क्या एक्स की वैल्यू वन से बड़ी हो सकती है, हाँ भाई, मोल वन से बड़े भी तो हो सकते हैं, 2 मोल, 3 मोल, 2.5 मोल, 1.2 मोल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो एक्स की वैल्यू वन भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन भी वन हो सकती है, और एक्स की वैल्यू लेस देन भी वन हो सकती है ना। अब लेस देन वन में ओनली पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, समझ गए होगे भाई। जीरो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, जीरो से वन के बीच में भी तो हो सकती है, क्या पता 0.2 मोल डिसोशिएट हुए हो, क्या पता कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर दी हो, क्या पता कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर दी हो, है ना। तो बात समझ रहे हो, ये चीज है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहीं पर, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये क्या होता है, तो ध्यान से चेक करें बच्चों। ये एक तरीके का रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो, ध्यान से सुनो। जितने मोल तुम लेके चले थे स्टार्टिंग में उसको डिनोमिनेटर में रखोगे, और न्यूमरेटर में किसको रखोगे, जितने क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। मतलब सर देखिए, अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा का मतलब तो समझ रहे हो ना भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, जितने इनिशियल मोल तुम लेके चले थे। अब इनिशियल मोल बोलो, चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलो, और चाहे इनिशियल एक्टिव मास बोलो, कुछ भी बोल दो, ठीक। तो स्टार्टिंग में या तो तुम्हें इंफॉर्मेशन मोल के टर्म्स में दी होगी, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे देखो ना रिएक्शन, अभी रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, पीछे वाली रिएक्शन ही लिख रहा हूं। ए से क्या बन रहा है बताइए, बी बन रहा है, ठीक है ना। तो टाइम टी बराबर 0 पे भाई ए के तुम कुछ मोल्स लेके चलोगे, मान लो ए, ठीक, तो बी का भी 0 है, ठीक। टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना, ए के कुछ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो गए होंगे, तो बी के एक्स बने होंगे। अब सुनो, पता है बच्चे बोलेंगे यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं मोल या कॉन्सेंट्रेशन, ए क्या है ना, आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ए सर मोल है कि कॉन्सेंट्रेशन है। भाई कुछ भी हो सकता है ना। अगर ए कॉन्सेंट्रेशन है तो एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ए अगर मोल है तो एक्स भी मोल हो जाएगा, ये तो मैंने पीछे बढ़ाया ना आपको, सुनिए, ठीक, ध्यान से सुनो। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो वन लेके चल रहे थे सर आप, कहाँ गया वन, नहीं एक्स ही, ए ही लिया था, ए ही लिया था, देख लो, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, आप बच्चे एक बात और बोलेंगे, बोलेंगे सर अभी तो कॉन्सेंट्रेशन को सी से दिखाया था आपने। अरे भाई दिखा दिया था, ताकि सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना यार, क्या गलती हो गई बताओ, सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्या गलती हो गई बताओ। अब ये जो ए है, ये ए क्या हो सकता है, ये मोल्स भी हो सकते हैं। तो भाई ए अगर मोल्स होगा
तो उस टाइम एक्स भी तुम्हारा मोल होगा, क्योंकि मोल में से तो मोल माइनस करोगे, तो एक्स भी क्या हो जाएगा तुम्हारा मोल, मोल में दिया होगा यूनिट। और यदि ए बच्चों किस में दिया होगा, मोलर में, यानी कि ए अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उस टाइम एक्स भी क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्सेंट्रेशन। तभी तो आप कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन माइनस करोगे। और इसी तरीके से बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ए यदि एक्टिव मास है, अब ये तो फालतू की बात है यार एक्टिव मास ही तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, समझा रहा हूं बस, ठीक। ए अगर एक्टिव मास है, ठीक, तो ध्यान सुनो, एक्टिव मास से ही एक्टिव मास को माइनस करोगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स भी एक्टिव मास हो जाएगा बस। अब इसी बात को ध्यान से चेक करिए, कैसे करोगे फॉर्मूला, अल्फा कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ध्यान सुनो, जितने स्टार्टिंग में लेके चले थे, शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दे रहा हूं, समझ जाना। अल्फा क्या होता है, जितने इनिशियल आप लेके चले थे और जितने डिसोशिएट हो गए, सुन लो, जितने इनिशियल लेके चले थे, जितने डिसोशिएट हो गए। इनिशियल, अब भाई इनिशियल कुछ भी हो यार, एक्टिव मास हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, जो भी हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो, मोल्स हो, तो इनिशियल आप कितने लेके चले थे, ए, चाहे वो मोल्स हो, एक्टिव मास हो, कॉन्सेंट्रेशन, खर्च कितने हो गए या डिसोशिएट कितने हो गए, एक्स, तो अल्फा बराबर एक्स अपॉन ए। अब इसी बात को लैंग्वेज के तौर पे लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जितने लेके इनिशियली चले थे, यानी कि टोटल इनिशियल मोल्स, टोटल इनिशियल मोल्स, या टोटल इनिशियल, या टोटल इनिशियल मोल्स, या टोटल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या टोटल इनिशियल एक्टिव मास। ठीक, और सुनो, न्यूमरेटर में टोटल डिसोशिएटेड मोल, टोटल, ऊपर एक्स आएगा ना, कितने मोल्स डिसोशिएट हो गए, ठीक, तो टोटल डिसोशिएटेड मोल्स, या टोटल डिसोशिएटेड कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, टोटल डिसोशिएटेड कॉन्सेंट्रेशन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो गई, या टोटल डिसोशिएटेड एक्टिव मास, या टोटल डिसोशिएटेड, अब जगह नहीं भाई, एक्टिव मास, ठीक, टोटल डिसोशिएटेड एक्टिव मास, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब है अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, टोटल मोल्स डिसोशिएटेड को एक्स से दिखाते हो और टोटल इनिशियल मोल को ए से दिखाते हो। ये आ गया आपका फॉर्मूला, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका फॉर्मूला अल्फा का। अब सुनिए, एक्स की अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या कभी 1 हो सकती है, क्या अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम, ध्यान से सुन लेना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट एग्जैक्टली 1। सुन लो ध्यान से, अल्फा कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों सर, यार अल्फा अगर 1 के इक्वल हो गया तो एक्स बराबर ए हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितना ए लेके चले थे सारा का सारा डिसोशिएट हो जाएगा। भाई जब ये इससे कटेगा, एक्स से ए दोनों बराबर होंगे तभी तो अल्फा 1 आएगा, सोचो। और अगर दोनों बराबर हो गए तब तो समस्या हो जाएगी। क्यों, बराबर होने का ये मतलब है कि ए मोल लेके चले थे और सारा का सारा ही डिसोशिएट हो गया यार, यानी कि पूरा का पूरा ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सोच सकते हो, नहीं सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, सोचना पड़ेगा भाई आपको मैं क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो अगर तुम थोड़ी देर के लिए क्या कह रहे हो कि सर ए कितना है, हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम मान लो कह रहे थे नहीं सर अल्फा 1 के इक्वल है, मान लो, है ना, मान लो तुमने क्या कहा कि अल्फा नहीं सर 1 के इक्वल है। मैंने कहा अच्छा भाई तो मैथमेटिक्स लगाओ कैसे आएगा, तो आपने बोला सर एक्स से ए कट गया होगा तभी तो आएगा। मैंने कहा ठीक है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया होगा ए, यानी कि जितना लेके चले थे, कितना लेके चले थे, ए मोल लेके चले थे और ए खर्च हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू ए, एक्स खर्च होता है, एक्स डिसोशिएटेड, तो भाई जितना लेके चले थे सब डिसोशिएटेड हो गया। तो यार रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में आएगी नहीं यार, क्योंकि सारा का सारा ए प्रोडक्ट में चेंज हो गया। और केवल जब प्रोडक्ट बचेगा
ये देखो सारा का सारा ए, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस ही नहीं रहा यार, ये तो इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि सारा का सारा ए किसमें कन्वर्ट हो गया, बी में, सारा का सारा ए ही खत्म हो गया। ठीक ठीक, सारा का सारा ए ही खत्म हो गया। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों रहने चाहिए ना सिस्टम में, ताकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा कुछ चले। ये तो पूरी फॉरवर्ड ही हो गई, सारा का सारा ए खर्च हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ए बचा रहना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होगा मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा 1 नहीं होगी, ये टेंस टू 1 हो सकता है। तो मैक्स वैल्यू ऑफ अल्फा ये ना टेंस टू 1 हो सकता है, देखो ये टेंस टू का निशान लगाया, ये टेंस टू 1 हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि अल्फा लगभग लगभग 1 के आसपास होगा, लाइक एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगा, है ना, लाइक अल्फा हो सकता है लगभग लगभग, समझ लो ना, ऐसा कुछ 0.9999999 एंड सो ऑन टू 1 के आसपास हो सकता है, एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता, बात समझ लो। तो 1 के आसपास होगा तो ए भी थोड़ा सा बचा होगा, पूरा खर्च नहीं हुआ होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चलने के लिए रेडी रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि ए कुछ ना कुछ बचा है तो फॉरवर्ड भी चलेगी, और बी कुछ ना कुछ बचा है और बैकवर्ड भी चलेगी, क्योंकि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलती रहती हैं। ठीक, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलती रहती हैं, दोनों चलने के लिए कुछ ना कुछ तो ए बचा रहना चाहिए यार। ठीक, तो इसका मतलब है अब आपने सीखा क्या मोटा मोटा कि अल्फा कभी 1 हो नहीं सकता, अल्फा लगभग 1 के आसपास हो सकता है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 के आसपास हो सकती है 0.9999 ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। और ध्यान से सुनिए बच्चों, जो आपका अल्फा है वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो अल्फा हमेशा 1 से क्या होगा, आपका छोटा होगा, यहीं लिख देते हैं समझ जाओगे अल्फा इज लेस देन 1 हमेशा। ठीक, अल्फा हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है, सही है ना, अल्फा हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, अच्छा अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ एक चीज और, ये जो अल्फा होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में होता है, और नो यूनिटलेस मींस यूनिटलेस होता है। सुनो, अल्फा हमेशा आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, मतलब सर एग्जाम्पल, मान लो मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ए मान लीजिए 2 मोल है, ठीक, और डिसोशिएट 1 मोल हुआ, तो एक्स 1 मोल मान लो दिया हुआ, डिसोशिएट एक्स मोल 1 मोल डिसोशिएट हुआ इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम आते आते ओनली 1 मोल डिसोशिएट हुआ, तो अल्फा कितना निकल के आएगा बताओ, एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा 1 मोल। ध्यान देना एक चीज और बताने जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए कितना है तुम्हारा 2 मोल। अब बताओ क्या देख रहे हो, मोल से मोल कट जाएगा, बस यही तो बता रहा हूं। तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, फ्रैक्शन में आएगी, एंड अल्फा इज यूनिटलेस, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों सर, एक्स भाई ए की जो यूनिट हो गया, ए को अगर मोल में लिया है तो एक्स भी मोल में होगा, मोल से मोल कटेगा। ए को अगर कॉन्सेंट्रेशन में लिया होगा मतलब मोलरिटी में, भाई ए अगर मोलर में होगा और एक्स भी मोलर, तो मोलर से मोलर कट जाएगा। तो बच्चों अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, और ये हमेशा फ्रैक्शन में होता है, ये हमेशा फ्रैक्शन में होता है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए, यदि अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में होता है, ठीक, यदि अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में होता है, तो जब भी हम क्वेश्चन में कभी अल्फा की बात करेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे। सुन लो ध्यान से, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जब सवाल कराऊंगा ना तो और क्लियर होगा, परेशान ना हो। जब सवाल, चलो अभी मैं आपको चलो लिख के दिखा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता है बेवजह, रहने दो, मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब सुनो, इसी में लिख के दिखाऊंगा भाई, मैं क्या बोला मैंने, मैं लिख के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। अच्छा इसके पहले बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि अल्फा परसेंटेज के टर्म्स में कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक, मतलब अल्फा परसेंटेज में कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है, क्या जो अल्फा तुमने निकाला था अभी, बताओ एक्स अपॉन ए है ना, भाई परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, ए थे उसमें से एक्स डिसोशिएट हो गए, ठीक, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही करोगे तो अल्फा परसेंटेज में आ जाएगा। लो भाई क्या दिक्कत है, और इसको तुम अच्छी तरीके से समझते भी हो, है ना, इसको तुम अच्छी तरीके से समझते भी हो। एग्जाम्पल देख लो साइड में, परसेंटेज तो तुम्हें पता है ना, मान लो बच्चों ए और ये बन रहा है बी, ठीक, टाइम टी बराबर 0 पे,
मान लो बच्चों ए के 5 मोल दिए हैं, ठीक है, और बी के अभी नहीं बने हैं, मान लो, ठीक। अब सुनो, मान लो बच्चों कि उसने बोला कि भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 40%। अल्फा की वैल्यू 40% है, तो ये कहना चाहता है कि टोटल का कितना, भाई टोटल आप जो लेके चले हो कितना 5 मोल, उसका 40% एसोसिएट हो गया। ये मतलब है। तो टोटल कितना देके रखा है इनिशियली बताओ, 5 मोल, ठीक। तो अगर आपको क्या निकालना होगा यहां पर, सुनो ध्यान से, अगर आपको क्या निकालना होगा कि कितना एक्स है, एक्स का मतलब कितना मोल डिसोशिएट हुआ, ये अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, अल्फा 40% दिया हुआ है, ठीक। तो आप क्या करोगे, ये जो 5 है ना, 5 का 40% निकाल दीजिए, 5 का 40% निकाल दीजिए, ठीक। तो देखो जरा, 40% ऑफ 5 मोल्स यानी कितना आ जाएगा, 40% मीन्स 40/100, परसेंट हटाओ अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू 5 मोल्स, ठीक। तो भाई सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कट जाए, कितना है, 5 चौके 20 और 10 यानी कि 2 मोल, यानी कि पता है ये क्या आ रहा है, ये एक्स आ रहा है। 40% इज भाई, अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा परसेंटेज में दिया है 40%, यानी कि 5 मोल इनिशियली लेके चले थे और उसके 2 मोल डिसोशिएट हो गए। कहने का ये मतलब है कि टाइम टी बराबर जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, तो 5 में से ए के 5 मोल में से इसका 5 का 40% खर्च हो चुका, यानी कि 2 मोल खर्च हो चुके। और सुनो, ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और बी का 1, सही है। तो ए के 1 मोल से बी का 1 मोल अगर बना था, तो ए के अगर 2 मोल खर्च हो रहे हैं तो यार ए के 2 मोल से बी के 2 मोल बनेंगे। यानी कि मोटी मोटी बात अगर हम करें तो टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे 5 - 2, ए के कितने मोल बचेंगे, 3 मोल, सही है। और बी के मोल कितने बनेंगे, बनेंगे का मतलब ये होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो उसमें जाके देखना पड़ता है। ए से पूछा भाई तुम्हारे कितने मोल बचे अब, तो ए बोलेगा भाई मेरे 2 मोल खर्च हो गए, तो अब मेरे 3 मोल बचे इक्विलिब्रियम पे, ठीक। फिर बी से पूछो भाई तुम्हारे कितने, तो बोलेगा मैं तो 2 मोल बन गया हूं, तो बी के इक्विलिब्रियम पे 2 मोल है सिस्टम में, सिस्टम मतलब जिस भी कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हो आप, और ए के 3 मोल्स हैं, ठीक। अच्छा, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर। क्या, ये जो आपने निकाला है यहाँ पर एक्स का वैल्यू, इसको आप क्या किसी और तरीके से निकाल सकते थे, हाँ किसी और तरीके से निकाल सकते थे, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सुनो, अल्फा का फॉर्मूला क्या है बताओ, x/a इंटू 100, समझ रहे हो, और अल्फा परसेंटेज है एक्चुअल में, तो अल्फा परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 40। तो यहाँ अल्फा परसेंटेज की जगह 40% का मतलब 40, अरे भाई अल्फा परसेंटेज की जगह अल्फा परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो 40%, ठीक। तो यहाँ 40 रखेंगे, यहाँ क्या रख देंगे 40, समझो जरा, ये भी बड़ा मजेदार है, सीख लेना। 40 बराबर x अपॉन में ए कितना होता है, जितना तुम लेके चले थे स्टार्टिंग में, ठीक। अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो 5 मोलर रख देंगे, समझ गए होगे, मोल दिया है तो 5 मोल रख देंगे, इंटू 100, सॉल्व कर लो भाई, 5 का 5 और ये 20 जाके इधर डिवाइड करेगा तो x बराबर कितने आ गए, 40/2, तो कितना आ गया बताओ, 2 मोल ही तो आया। तो चाहे तुम जैसे सोच लो, चाहे तुम फॉर्मूला लगा के सोच लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितना डिसोशिएट हो गया वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, कितना मोल डिसोशिएट हो गया या कितना कॉन्सेंट्रेशन डिसोशिएट हो गया वो x तुम्हें निकालना पड़ेगा। चाहे ऐसे सोच लो कि टोटल मोल 5 था, उसका 40% डिसोशिएट हो गया, यानी कि भाई अल्फा 40% दिया, वो यही कहना चाहता है कि इनिशियल मोल का 40% डिसोशिएट हो गया। तो इनिशियल मोल 5 मोल का 40% निकाल लो, 40% निकाल लो, तो जितना आएगा उतना ही डिसोशिएट हो गया। वही आपकी x की वैल्यू, x निकालना मैंने आपको सिखा दिया जब आपको अल्फा परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दें बच्चों, रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा, रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सुनो बच्चों ध्यान से, अभी तक आपने क्या किया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने लिखी थी तो ए के टर्म्स में लिखी थी, है ना, जहां पर ए क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था या मोल्स था। अब हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं अल्फा के टर्म्स में, अब हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं अल्फा। सुन लो यार, सुन लो, कुछ लोग कंफ्यूज बेचारे, सुनो इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ मैं, हाँ जो भी रिएक्शन अभी तक तुमने लिखी थी यहाँ पे देखो, ए के टर्म्स में और एक्स के टर्म्स में लिखी थी तुमने, जहां पर ए क्या हो सकता है पता ही तुम्हें, इनिशियल मोल हो सकते हैं या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ सॉरी एक्स क्या हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, जो कि मोल में हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ए और एक्स के टर्म में अभी तक तुम लिखते थे कोई भी रिएक्शन। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, अल्फा के टर्म्स में लिख के दिखाओ भाई,
कोई भी रिएक्शन अल्फा के टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन काम आएगी, अल्फा हमेशा फ्रैक्शन होता है। बोला ना भाई मैंने, चेक कर लो पीछे, परसेंटेज में हो सकता है वो अलग बात है, उसको छोड़ो आप, लेकिन यहां देखो अल्फा हमेशा क्या होता है बताओ, फ्रैक्शन होता है, ठीक, और यूनिटलेस होता है, तो इसकी कोई यूनिट है नहीं। तो यार जब भी अल्फा अल्फा फ्रैक्शन है, तो यार फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हमेशा 1 में से चेक किया जाता है। ये तो 8th क्लास का क्वेश्चन है, 6th क्लास का। फ्रैक्शन को हमेशा 1 में से चेक किया जाता है। कह रहा सर समझ में नहीं आया, आइए हम आपको समझाते हैं। मान लो यहां पे देखिए, छोटी क्लास का सवाल देखिए, एक सर्कल है, छोटी क्लास में ऐसे ही करते थे, ये एक सर्कल है और सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक, 4th पार्ट में 1 2 3 4, पता है, तो आप इसको टोटल को 1 बोल दोगे ना, टोटल को, ये टोटल जो टोटल सर्कल है इसको 1 पार्ट बोल दोगे, यही मैं कह रहा हूं, टोटल को कितना बोल दोगे, 1। अब मान लो ये वाला रीजन मैंने शेड कर दिया, तो आप क्या बोलोगे बताओ, आप क्या बोलोगे बताओ, आप क्या बोलोगे, ये किसको दिखा रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट थे, तो 4 में से 1 चला गया, तो मैं पूछूं कितना बचा, कितना बचा वो ध्यान से जरा चेक करना भाई। ये शेडेड रीजन है आपका, मैंने कहा कितना बचा, कितना पार्ट बचा बताओ, या कितना फ्रैक्शन अनशेडेड है, फ्रैक्शन अनशेडेड जो शेड नहीं है, फ्रैक्शन अनशेडेड, आपको पता ही चल रहा होगा 1 2 3 3/4 3/4, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर देखो ऐसे निकाल लो सर, सर टोटल 1 था, इसमें से सर ये वाला फ्रैक्शन माइनस कर दो 1/4, तो सर 3/4 अनशेडेड रीजन है, मतलब जिसको शेड नहीं किया गया, जिसको शेड नहीं किया गया। तो भैया यही चीज तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि अल्फा अगर फ्रैक्शन में है, अल्फा क्या हो सकता है 1/2 3/4, कुछ भी हो सकता है, अल्फा हमेशा 1 से छोटा होगा, 2/5 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, तो हमेशा 1 में से घटाओगे, अल्फा को हमेशा 1 में से घटाओगे। अब मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर देखिए, मान लीजिए बच्चों क्या है, ए से बी बन रहा है, सही है, ए से बी बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ए की इनिशियल वैल्यू 1 मान लेनी है, अगर अल्फा के टर्म्स में लिखना है 1, और सुनो यूनिटलेस है ये, 1 की कोई यूनिट नहीं है, तो स्टार्टिंग में ए कितना था 1, क्या कोई यूनिट नहीं, मोल ओल कुछ नहीं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखने जा रहे हैं, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, ये इनिशियली हुआ है टाइम टी बराबर 0 पे। ओहो भाई एक सेकेंड, अब टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 में से कितना चला गया अल्फा, भाई 1 यूनिटलेस था और अल्फा भी यूनिटलेस, तो यूनिटलेस में से यूनिटलेस माइनस करोगे। अब स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लो, तो ए के 1 से बी का 1 बनता है, तो ए के अगर अल्फा खर्च होंगे तो बी का अल्फा ही तो बनेगा। लो अल्फा क्या कुछ नहीं, अल्फा क्या कुछ नहीं, कोई यूनिट नहीं है। कहने लगा सर समझ में नहीं आया, अरे यार ना समझो 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 भाई, मान लो यार, अब मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, है ना, मान लो अल्फा की वैल्यू है कितनी 2/3, मान लो जस्ट, है ना, तो 2/3 है, सही है, बात समझ लो कि नहीं, तो 2/3 का मतलब पता है क्या, परसेंटेज निकाल लो अपने आप पता चल जाएगा, है ना, तो वो ये कहना चाहता है कि 2/3 और परसेंटेज निकाल लो अपने आप पता चल जाएगा, मीनिंग आपको अपना आप पता चल जाएगा। या यार आसान कर लेते हैं इसको, इतना कठिन कैलकुलेशन मत करो। अल्फा मान लो 1/2 है ना, मैंने बोला नहीं परसेंटेज में मैंने बोला कि यार समझाओ क्या है, तो बोलोगे देखो इसका मतलब ये, इसकी परसेंटेज निकाल लो, कितना है 50%, यानी कि ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी तुम लेके चले थे स्टार्टिंग में, आप बोलेंगे 1 मोल लेके चले थे सर, 1 मोल था या 1 कॉन्सेंट्रेशन, ना 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 ना, टोटल जो भी था उसको 1 माना गया था, टोटल जो भी था इनिशियली, चाहे जितने मोल था ए, इनिशियली ए चाहे जितने मोल था, चाहे जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, उस पूरे को यार 1 मान लिया गया, ठीक। अल्फा मान लो 1/2 था, तो आपने परसेंटेज में निकाला, तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, मतलब यस सर 50% डिसोसिएशन हो गया है, कहने का मतलब है ए आप जितना भी लेके चले थे स्टार्टिंग में, ए के चाहे 10 मोल हो, 20 मोल हो, 50 मोल हो, या ए की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर हो, 3 मोलर हो, 5 मोलर हो, कुछ भी हो, ठीक, उसका 50% निकाल लीजिएगा, वो डिसोशिएट हो चुका है, वही एक्स की वैल्यू है, बाकी तो सवाल करते करते आएगा।
अब आइए सवाल करते हैं, अब तो क्वेश्चन होंगे सीधे। देखिए क्वेश्चन, एक चीज़ लिख लेना यार, क्या, टेक इनिशियल वैल्यू ऑफ ए एज 1 इफ वी हैव टू राइट, if we have to show the reaction in terms of alpha। क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोशिएटेड 50%। जैसे ही परसेंटेज दी है समझ जाना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा परसेंटेज दिया हुआ है इन रिएक्शन। ठीक बच्चों, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए पूरे इक्विलिब्रियम में। यार मैंने कितनी बार बोला है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। नहीं बैलेंस है तो आप कर लो। 2HI गिव्स H2 प्लस I2, सही। कह रहा है कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ गैस, कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। या ऐसे मत करो, टोटल मोल्स ऑफ गैस मत करो, आप बस लिखो कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ गैस, बस नहीं कैलकुलेट टोटल मोल्स कर लीजिए बस, टोटल गैस वैस छोड़ो, वो सब हम लोग बाद में देखते रहेंगे सवाल में। कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ऐसे कर लो सवाल को। बस मुझे ये बता दो कि इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने, बस ये, गैस वैस छोड़ो, सब बात की बातें। ठीक, ऑप्शंस देखिए बच्चों आपके। ऑप्शन ए इज 2 मोल, है ना। ऑप्शन बी इज 2.5 मोल्स। ऑप्शन सी इज 3 मोल एंड ऑप्शन डी इज नन। ठीक, अब ध्यान दें, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। ये तुम्हें अल्फा परसेंटेज दिया हुआ है, पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है अल्फा परसेंटेज में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि अल्फा दिया 50%। ठीक, ओके। अब सुनो, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिएक्शन है आपकी, क्या, 2HI इज इन इक्विलिब्रियम विद, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, H2 प्लस I2। अब देखो टाइम t बराबर 0 पे, है ना, टाइम t बराबर 0 पे बच्चों क्या कह रहा है, 2 मोल्स ऑफ HI डिसोशिएटेड 50%, यानी कि इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल लेके चला था और उसमें से 50% मोल्स डिसोशिएट हो गए। बात समझ हो, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट करी उसने तो कंटेनर में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लेके चला, तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन और आयोडीन दे रहा है। कहने का मतलब है t बराबर 0 इनिशियली, t बराबर 0 का मतलब इनिशियली, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI के कितने मोल्स हैं, 2 मोल। इंफॉर्मेशन निकालना सीखिए पहले क्वेश्चन में। ठीक, और ये बताओ क्या हाइड्रोजन बना, अभी नहीं बना, नहीं बना भाई। क्या आयोडीन बना, नहीं बना, नहीं बना भाई, अभी अभी कहां बना, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुई। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखो t बराबर इक्विलिब्रियम पे, सुन लो ध्यान से, HI के कितने मोल खर्च हो गए होंगे, बड़ी सीधी साफ मैथ्स है। HI के कितने मोल खर्च हो गए होंगे, 2 मोल लेके चले थे, तो यार उसने बोला 50% डिसोशिएट हो गया, तो 2 मोल का 50% कितना होता है, हाफ कर दो 2 का, 1 मोल, यानी कि 1 मोल खर्च हो गए। ठीक है, ध्यान सुना, यानी कि अगर आपकी मैथ सच्ची तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे देखो सर इसके 2 मोल थे, ठीक, और सर क्वेश्चन में बोल रहा है कि HI के 50% डिसोशिएट हो गए, यानी कि यार 2 का 50% कितना होता है, 1 मोल ही तो होता है भाई, 2 का हाफ कर दो ना यार, तो यानी कि 2 का हाफ 1 मोल, 2 का इनिशियल का हाफ कितना होता है, 1 मोल, 1 मोल खर्च हो जाएगा, ऐसे ही तो करोगे। और ध्यान सुनो, अब H2 कितना बनेगा और I2 कितना बनेगा, इसके लिए आप क्या करते हो, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखोगे, यहां 2 है और यहां 1 है और यहां 1। ध्यान से सुन लो, जब ये 2 है तो इधर 1 है, यानी कि जितना ये है, अगर 2 मोल है तो उसका हाफ है। ये रिलेशन देखो यार, इधर से इधर जा रहे हो, तो अगर 2 मोल HI लिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, तो 2 का हाफ 1 मोल हाइड्रोजन बनता है। तो सोचो, सोचो ध्यान से, कहने का ये मतलब है कि अगर 2 मोल HI से 2 का हाफ 1 मोल हाइड्रोजन बनता है,
तो जितना मोल HI खर्च हुआ है, जितना मोल HI खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, इतना खर्च हुआ है। लिख दे रहा हूं भाई, ये खर्च हुआ है, डिसोशिएट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जितने लेके चले थे इनिशियली 2 मोल, उसका 50% डिसोशिएट हो गया, ये डिसोशिएट हुए। सुन लो, तो अगर इतने मोल डिसोशिएट हुए हैं, कौन, HI, तो जितना HI डिसोशिएट होता है उसका हाफ ये बनता है भाई। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन जब ये 2 मोल था तो 2 का हाफ 1 बना। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सच्चाई में क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कि HI के कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, 1, तो यार 1 का हाफ बनेगा ना ये, और 1 का हाफ कितना होता है, 1/2। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे बेचारे। और ये भी क्या है, 2 का हाफ 1 है भाई, जब ये 2 मोल खर्च होता है तो ये 1 मोल बनता है, 2 का हाफ। तो यहां से दिमाग लगाओ, ये तो रिएक्शन इंफॉर्मेशन दे रही ना तुम्हें सवाल करने के लिए। असली बात क्या हो रही, क्या असली में, क्या असली में, क्या असली में HI के 2 मोल खर्च हो जा रहे हैं, जी नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तो दे के रखा है यार सवाल में, असली में तो 2 में से केवल 1 ही मोल खर्च हो रहे हैं। यानी कि असली में क्या हो रहा है, इन रियलिटी, इन रियलिटी HI के 1 ही मोल खर्च हो रहे हैं, और जितना मोल HI खर्च होगा भाई उसका हाफ ही तो आयोडीन बनेगा। अकॉर्डिंग टू 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 खर्च हो रहा है कौन, HI, तो 1 का हाफ 1/2 बन जाएगा। क्या समस्या, ठीक। अब मोटी मोटी बात, फाइनल आंसर लिखे यहाँ, ये देखो फाइनल आंसर का मतलब ये देखो, T बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या स्थिति रही होगी, टाइम T बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या स्थिति रही होगी, 2 - 1 1, यानी कि HI कितना रहा होगा, 1 मोल, ठीक। और सुनो, हाइड्रोजन कितना बन के तैयार हो गया होगा, 1/2 मोल, यानी 1/2 का मतलब 0.5 मोल, और आयोडीन भी कितना बन के तैयार होगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ये है स्थिति इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम पे कुछ ऐसी हालत हो रही होगी, ठीक। सिस्टम में आपको 1 मोल HI दिखाई पड़ेगा, 0.5 मोल हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा, 0.5 मोल आयोडीन दिखाई पड़ेगा। अब सुनो एक बात ध्यान से, पूछा क्या था इसने, कैलकुलेट द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से करो, N टोटल, नंबर ऑफ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। हाँ भाई जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, टोटल मोल कितने हो जाएंगे, तो भैया जो जो है कंटेनर में, कंटेनर पैक है, क्लोज है, ठीक, तो कंटेनर में जो जो दिखाई पड़ रहा है कंटेनर क्लोज है, जो जो जिसके जिसके जितने जितने मोल है क्या नाम है आपके इक्विलिब्रियम पे, उसको जोड़ दो। तो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल है, 1 मोल, प्लस इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के कितने मोल है, 0.5, प्लस इक्विलिब्रियम पे आयोडीन के कितने मोल है, 0.5, तो टोटल मोल्स कितने आ गए बताओ, 0.5 प्लस 0.5, 1 + 1 2 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कंटेनर में कितने हो, चाहे वो जिसके हो, सबको ऐड करके तब बताना है, ऑप्शन ए। अब एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनो, साइड में देखिए जरा, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, ये जो आपने निकाला है कि कितने मोल डिसोशिएट हो गए, यही तो एक्स है मेरे भैया, यही तो एक्स है। तो यार एक्स को निकालने का एक तो सीधा तरीका था, अल्फा उसने 50% दे दिया, तुमने, मैथ्स तुम्हारी अच्छी थी, तुमने कहा कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, जितना दिया था उसका 50% डिसोशिएट हो गया, तो कितना दिया था, 2 मोल HI, तो 2 मोल HI का हाफ कर दोगे, मतलब 2 मोल HI का 50% कर दोगे, या तो आप ऐसे कर दो, क्या, अगर आपको क्या निकालना हो, एक्स की वैल्यू, मतलब क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, तो आप क्या करोगे बताओ, आप 50% ऑफ इनिशियल मोल निकाल दोगे, 50% ऑफ 2 मोल्स निकाल दीजिए, इतना ही तो डिसोशिएट हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, 50% का मतलब 50/100, ऑफ का मतलब इनटू 2 मोल, ठीक। सॉल्व कर लो, तो x कितना आ गया, 1 मोल। ऐसे भी आप सोच सकते थे, एक और तरीका, एक और तरीका है, फॉर्मूला लगा दूं भैया, जिसको ज्यादा समस्या है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप फॉर्मूला लगाइए ना, फॉर्मूला बताया अभी अल्फा परसेंटेज का क्या होता है, बोलो, x/a इंटू 100, सही है। तो बताओ अल्फा परसेंटेज कितना दिया है, 50%, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे यहाँ पे 50, बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो परसेंटेज परसेंटेज वगैरह का साइन मत लगाना, ठीक है। तो ये 50 दिया है बराबर x/a, तो ध्यान दो x कितना है, निकालना है भाई, कितना डिसोशिएट हो रहा है तुम्हें निकालना है, और a तुम्हें दिया हुआ है, a क्या होता है, इनिशियल मोल्स कितने लेके चले हो, तो इनिशियल मोल HI के रिएक्टेंट के कितने लेके चले हो, 2, ठीक। तो a की जगह 2 रख दोगे, इनटू में 100 रख दोगे, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मोल ही तो आएगी यार, जैसे पसंद है वैसे निकाल लो। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा, चुपचाप अपनी मैथमेटिक्स लगाइए, बेसिक क्लास 8 की मैथमेटिक्स, ठीक।
अब ध्यान से सुनिए बच्चों, क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। ओके, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। क्वेश्चंस कैसे हैंडल करोगे, तो क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। सबसे पहले कोई भी सवाल मिले, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। बैलेंस द गिवन रिएक्शन, ठीक। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, t बराबर 0 की सारी वैल्यूज लिख दो। जब टाइम t बराबर 0 यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो सारी वैल्यूज लिख दो कि HI कितना दिया है, हाइड्रोजन और आयोडीन कितना दिया है। सुन लो ध्यान, सब एक मजेदार बात आपको बताते हैं, सुनिए क्या होता है ना। अभी तक आपने क्या देखा पता है, अभी तक आपने देखा कि बस रिएक्टेंट के मोल देता है, इनिशियली रिएक्टेंट के मोल। जरूरी नहीं कि हर सवाल में ऐसा हो, आपको इनिशियली प्रोडक्ट के मोल भी दे सकता है यार। सोचो, मैं एक ऐसा कंटेनर ले लूं जिसमें HI के 5 मोल डाल दूं और उसी टाइम हाइड्रोजन के 2 मोल डाल दूं और आयोडीन के 3 मोल डाल दूं। अब बताओ, और कंटेनर बंद कर दूं, जो होना होगा होगा कंटेनर में। तो कहने का मतलब है कोई रिएक्शन लिखी हो, जरूरी नहीं कि आपको रिएक्टेंट के ही मोल दिए हो, ना 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 ना। कभी कभी सवाल में आपको रिएक्टेंट के मोल भी देगा और प्रोडक्ट के मोल भी दे देगा। कब, टाइम t बराबर 0 पे। इसलिए मैंने आपको लिखवाया है क्या कि क्या करो, टाइम t, हाँ लिखवाने जा रहा हूं कि टाइम t बराबर 0 की ऑल वैल्यूज लिखो। ओके, राइट ऑल वैल्यूज एट टाइम t बराबर 0, ठीक। इसके बाद स्टेप 3, अब क्या करूं, अब टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम की, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो उस टाइम की सारी वैल्यूज लिखो और सॉल्व कर दो। अब कैसे करते हैं बताएंगे भी आपको। टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम की, ऐसे कर लो आप, ठीक। ऐसे कर लो, राइट ऑल वैल्यूज एट टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम। एट टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम की सभी वैल्यूज लिख दीजिए, सही है ना। और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व इट, यू विल गेट। जो पूछा गया होगा अपने आप आ जाएगा, आप टेंशन मत लेना। अभी करके भी दिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट नोट लगाएं, कुछ लोग सोचेंगे क्या चल रहा है, परेशान ना हो भैया, करके दिखाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, बस नोट करो। अब देखो जरा, अब बच्चों इफ डेल्टा n इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। अब सुनो, आज मैंने ये नहीं लिखा है, आज पहली बात मैंने ये नहीं लिखा है क्या, डेल्टा NG। लिखना हो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डेल्टा, अब यहाँ गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। इस बार मतलब सर, बस आप ये देखो, अगर चेंज इन मोल कितने हैं, 0 है। ध्यान सुन लो, चेंज इन मोल अगर 0 है, देयर इज नो नीड टू पुट वॉल्यूम, देयर इज नो नीड टू पुट वॉल्यूम। मतलब अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं तब समझ में आएगा बच्चों। एक रिएक्शन लिखिए, पहले करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा ना। मान लो बच्चों एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, सही है ना। ओके, और एक डायग्राम भी बनाता हूं आपके लिए। ये कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने क्लोज करके रिएक्शन करा रहे हैं। मान लो बच्चों ए के 2 मोल है, ए के 2 मोल है। कब, एट टाइम t बराबर 0 पे। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई ए के 2 मोल ले लिए, सुन लेना भाई ध्यान से मेरी बात। ए के 2 मोल ले लिए, बी के कुछ भी ले लिए यार, कुछ भी मान लो यार, 5 मोल ले लिए, ठीक। सी के बच्चों 1 मोल ले लिया उसने, कुछ भी ले लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक। और डी के उसने बच्चों मान लीजिए कुछ भी ले लो, 3 मोल, है ना। सुन लो ध्यान से भाई, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, ये टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, V है, ठीक। तो ध्यान सुनो, टाइम t बराबर 0 पे ए के 2 मोल ले लिए उसने। क्या आप समझ सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे अरे प्रोडक्ट कैसे बन गया, अरे यार
ए बी मिलके सी प्लस डी दे रहे हैं, ऐसी इक्विलिब्रियम पे, मतलब ऐसा रिवर्सिबल एक प्रोसेस है, तो यार उसने चारों उठा के डाल दिए ना कंटेनर में, वी वॉल्यूम का कंटेनर था, अब कुछ भी हो अंदर तुमसे क्या मतलब है, ठीक। तो ध्यान से सुनो, वॉल्यूम कितना है वी, और टाइम टी बराबर 0 पे ए के 2 मोल ले लिए, बी के 5 मोल और सी के 1 मोल और डी के 3 मोल, ठीक। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, मान लो गैसेस हैं, ये सारी की सारी गैसेस हैं, अरे मान लो, ठीक। चलो अब ये बताओ कि 2 ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबको वॉल्यूम कितना महसूस होगा, सबको वॉल्यूम कितना महसूस होगा बताओ। ए को वॉल्यूम कितना महसूस होगा वी, यार जो कंटेनर है वही उसको वॉल्यूम महसूस होगा, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ठीक। बी को वॉल्यूम कितना महसूस होगा वी, और सी को कितना वॉल्यूम महसूस होगा वी, और डी को भी कितना वॉल्यूम महसूस होगा वी। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए, यहां पर इस रिएक्शन में बच्चों डेल्टा एन कितना है, 0 है। डेल्टा एन कैसे निकलता है बोलो, प्रोडक्ट के मोल्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सही है। अब सुन लेना ध्यान से, येलो कलर से आपको दिखा रहा हूं, बताओ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, और यहाँ भी कितना है, ये ओनली गैसेस का डेल्टा एन जी नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी रिएक्शन दी हो यार, लिक्विड हो सॉलिड हो कुछ भी हो, डेल्टा एन चेक कर लो बस, ठीक। तो डेल्टा एन अगर तुम्हारा 0 आ रहा हो कभी भी, तो वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 + 1 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने 1 + 1 2, और 2 - 2 कितना आ रहा है बताओ 0। तब हमें वॉल्यूम नहीं लेना है, मतलब सर अब क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करो, देखो ध्यान से चेक करो, देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका क्या लिखूं केसी लिखूं, केसी लिखना सिखाया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक, की पावर कितनी हो जाएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाएगा, यहाँ 1 होगा, लिखा नहीं जाएगा, ठीक। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर कितना लिखोगे 1, और 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक। अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब भाई यहाँ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ये चीज है। तो केसी आपने निकाला, अब सुनो ध्यान से, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा भाई डेल्टा सी कैसे निकालो, डेल्टा कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कैसे निकालो, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो बताओ, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और ये वॉल्यूम इन लीटर दिया हुआ है, याद रखना। तो मोल कितने हैं सी के मोल कितने 1, और वॉल्यूम कितना है वी। अब इसी तरीके से डी की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी बोलो, डी के मोल कितने 3, और डी का वॉल्यूम भी कितना है जो कंटेनर का वॉल्यूम है वी, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बोलो, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 2/V, ठीक, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बताओ 5/V, सही है। अब सुनो भाई, तुम चाहो तो सारी कॉन्सेंट्रेशन रख दो और वी के टर्म्स में, और चाहो तो वी को मत रखो, कैलकुलेशन सेम आएगी। दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या किया आपने, आपने सारी वैल्यूज रखी, ठीक ठीक, डेल्टा सी कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना है 1/V, ठीक, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कितना है बोलो 3/V, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 2/V, और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है 5/V। अब आप चेक कर लो और सुन लो, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1 2 3 4 कुछ भी हो, उससे तुम्हें मतलब नहीं है भाई। अगर साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ कुछ और होता 2 3, यहाँ कुछ और होता, ठीक, तो पावर में आ जाता, और सारे v एक दूसरे से कट जाते, कब, जब डेल्टा एन जी 0 होता। जब डेल्टा एन जी 0 होता तभी तो यहाँ के मोल और यहाँ के मोल इक्वल होते, यानी कि न्यूमरेटर का वॉल्यूम जितने टाइम्स आता उतना ही टाइम्स डिनोमिनेटर का वॉल्यूम आता, तो कट जाता। तो कहने का मतलब है जब भी डेल्टा एन आपका 0 आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जब भी 0 आ रहा हो तो आप वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो, यानी कि सवाल को इतना लंबा मत करो। देखो आंसर अभी क्या आ रहा है तुम्हारा 1 × 3 3, अपॉन में 2 × 5 10, है ना, कितना आ रहा है बताओ 0.3 आ रहा है। अब इसी को मैं डायरेक्ट कर दूंगा, देखो इसी को मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा, कहाँ कहाँ करूँ भाई, बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ करूँ बोलो, यहाँ कर दूँ इसी पेज पे, है ना, इसी पे कर दूँ। अब मैं इसी को डायरेक्ट कर दूंगा। सर आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट इग्नोरिंग वॉल्यूम, इग्नोरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम रखूंगा ही नहीं भाई, मैं वॉल्यूम रखूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि डेल्टा एन मेरा कितना है 0 है। तो यहां मैं डायरेक्ट केसी निकालूंगा, कैसे 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 कैसे, प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के, तो बस चेक कर लो, सी का मोल कितना है 1, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हाँ सी का मोल कितना दिया हुआ है 1, इनटू
डी के मोल कितने दिए मैं 3 अपॉन ए के मोल कितने दिए 2 और बी के मोल कितने दिए मैं 5। लो आंसर वही आएगा। मैंने वॉल्यूम रखा ही नहीं, जब वॉल्यूम कट जा रहा है तो भाई मैं क्यों रखूं। तो लिख देगा कितना स्टाइल है इस क्वेश्चन में, निकाल रहा हूं केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ही नहीं रख रहा हूं। कंसंट्रेशन तो क्या होता है यार मोल अपॉन वॉल्यूम, इस बार तो बस मैं मोल 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 रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार डेल्टा एन 0 है तो सारे वॉल्यूम रखने का क्या ही फायदा है, सारे वॉल्यूम कट ही जाएंगे। तो याद रखिएगा जब डेल्टा एन 0 हो वॉल्यूम मत रखना, सवाल अपने आप हो जाएगा, केसी अपने आप निकल आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों सवालों की तरफ, ये पेज नंबर 7 है। ठीक, अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ, ये पेज नंबर 8 कहलाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए अब सवाल देखिए। कह रहा फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत रिएक्शन कोई बना ली गई है, ए गैशियस बी गैशियस के साथ एक्स और वाई देता है, अकरिंग इन अ सिंगल स्टेप, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आर। अब देखो यार ये सब ना, ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, द स्पेसिफिक रेट ये कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फॉर द, ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक, और ये कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है ना, फॉर ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब समझो भाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एक और कॉन्सेप्ट नोट कर लो, इसी क्वेश्चन में करा दूंगा, इसी क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक इसी क्वेश्चन में करा दूंगा, सुनो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है भाई जो तुम्हें याद है, क्या के इक्विलिब्रियम क्या होता था बताओ, के एफ बाई के बी, भूल चुके हो लग रहा है। के इक्विलिब्रियम क्या होता था, कॉपी उठा के देखिए, के एफ बाय के बी, जहां पर के एफ क्या होता था, रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ क्या होता था, मैं यहां लिख दूं, के एफ क्या होता था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक, के बी क्या होता था, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, ओके नाउ अब उसने क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में आपको यही तो दिया है, ये देखिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आर दिस एंड दिस फॉर फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, यानी कि आपको के एफ दिया हुआ है कितना 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है, यानी कि के बी दिया हुआ है कितना बताइए 5.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और पूछा क्या है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या पूछा है के इक्विलिब्रियम पूछा हुआ। ठीक, ऑप्शंस दिए हुए, फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के एफ बाई के बी। ठीक, ओके नाउ अब ध्यान दीजिए, वैल्यू रखिए 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ओके 10 रेज टू द पावर -3 होना चाहिए यार, देख लेता हूँ मैं, नहीं 3 है, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये 2/5 कितना होता है भाई, 2/5 ही तो लिखा है, 2/5 होता है 0.4, तो 0.4 इंटू, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -5। अब इतना तो आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, ये वाले पॉइंट को एक प्लेस राइट में लाओगे तो कितना हो जाएगा 4.0, और 10 की पावर, ध्यान से सुनो, जितने प्लेसेस को राइट में लेके आओगे उतना 10 की पावर में माइनस करोगे, तो 1 प्लेस राइट में लेके आए तो -5 पहले से था, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 4.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया बताओ 4.0 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, ओके सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, कोई है दिया ऑप्शन डी। अब सुनो, यहाँ एक नोट लगाओ, यहाँ एक नोट लगाइए, ध्यान सुनो कॉन्सेप्ट, सुनो के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा, सुन लो ध्यान से, के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा, अब देखो के इक्विलिब्रियम कब ज्यादा होगा, सुन लो ध्यान से,
यहाँ से थोड़ी आप मैथमेटिकल रीजनिंग करिए जरा। देखिए के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है बताओ, के एफ बाय के बी। ठीक, तो मैंने क्या कहा, के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब भाई इसकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब के एफ इज ग्रेटर देन के बी होगा। ठीक है, इसका वैल्यू लार्जर कब आएगा, जब के एफ ज्यादा होगा और के बी कम होगा। ठीक है, यानी कि बच्चों फॉरवर्ड में रिएक्शन ज्यादा तेजी से चल रही है। यार के एफ ज्यादा है, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से चल रही है। यानी कहने का मतलब है अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा यानी के एफ ज्यादा है, के एफ ज्यादा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम होगा उतना ज्यादा के एफ, यानी कि उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उतने प्रतिशत रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, नोट कर लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉन्सेप्ट है, सवाल में लगेगा, क्या पता डायरेक्ट सवाल दे दे आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ chemical reaction is percentage of completion of chemical reaction is directly proportional to K equilibrium। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है आपका। क्या, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम होगा, दो रिएक्शंस दे दी, दोनों का के इक्विलिब्रियम दे दिया, जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा उसका कंप्लीशन ऑफ परसेंटेज ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा, समझने वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो दो रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, देखिए ए से मान लो क्या बन रहा है बी, और इसका के इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है 2, और दूसरी रिएक्शन दे के रखा है सी से डी, है ना, और इसका के इक्विलिब्रियम कितना देके रखा हुआ 5। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये ज्यादा, इस रिएक्शन का ज्यादा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, मतलब लगभग लगभग, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 70% कंप्लीट हो चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये केवल जस्ट एग्जांपल है, ओनली 20% ही कंप्लीट हुई होगी, ये मैं कह रहा हूँ। जिसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा। 9, ये 8 नंबर पेज, अब 9 नंबर पेज देखो। अब ध्यान दो बच्चों इस सवाल को। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है बताओ, 2800 केल्विन पे 1 मोल सैंपल ऑफ CO2 लिया इन्होंने और 1 लीटर कंटेनर में लिया। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा NG निकाल लो आप, या डेल्टा N निकाल लो। तो डेल्टा N निकालोगे अगर आप, या डेल्टा NG निकाल लो, भाई जो कहना हो कह दो यार, बस तुम सबके मोल देखना। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, देखो यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है ऑक्सीजन के सामने, 2 + 1 3 माइनस रिएक्टेंट के मोल 2, कितने आ रहे हैं 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब वॉल्यूम लेना पड़ेगा सर, अब वॉल्यूम लेना पड़ेगा। वॉल्यूम कब इग्नोर करते हैं, जब डेल्टा N 0 होता है। तो वी विल टेक वॉल्यूम, वी विल टेक वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू कितना है, 1 लीटर कंटेनर में हो रहा है, तो 1 लीटर भैया तुम्हें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब रिएक्शन लिखो सबसे पहले, तो रिएक्शन बैलेंस दी हुई है कितनी, 2 CO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2 CO। अब गैस वैस में नहीं लिख रहा हूँ, वो सब आप लिखते रहना, प्लस O2 बैलेंस है, चेक कर लो, यस सर बैलेंस है, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 to the 4, 2 + 2 4। ठीक है, उसने बोला कि 1 मोल सैंपल ऑफ CO2, पढ़ लो 2800 केल्विन टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ सैंपल ऑफ CO2 इन 1 लीटर कंटेनर इज डीकम्पोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम। तो सुनो, T बराबर इनिशियल पे, T बराबर 0 पे, है ना, T बराबर 0 टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया गया है 1 मोल सैंपल ऑफ CO2, यानी कि ये 1 मोल है, लेकिन आपको मोल में नहीं निकालना है इस बार, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकालना है सर, क्योंकि मोल के साथ उसने वॉल्यूम में भी दिया, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, समझ रहे हो। ये देखो, ये तुम्हारा इस तरीके से कंटेनर है और कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया कितना 1 लीटर। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्टार्टिंग में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कितना वॉल्यूम महसूस होगा 1 लीटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आप मोलरिटी निकाल लोगे ना, नहीं समझे। ये देखो, ये ऊपर 1 मोल था, स्टार्टिंग में तुमने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेके चले हो 1 मोल, लेकिन वॉल्यूम से डिवाइड भी करोगे, वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते हो तुम इस बार, तो 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, टाइम T बराबर 0 पे 1/1 1 मोलर आ गया, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो अभी थे ही नहीं दोनों, ये तो बने ही नहीं है,
तो अभी टाइम टी बराबर 0 पे ये 0 मोलर है, एम का मतलब मोलर, और ये भी 0 मोलर है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करोगे भैया, वॉल्यूम से डिवाइड लगाओगे। ठीक, अब सुनो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा दिया हुआ है, ये लो भाई, अल्फा कितना है 50%। अब बताओ, अल्फा 50% है, मतलब जितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन था उसका 50% डिसोशिएट हो गया, तो 1 का 50% कितना होता है 0.5। ठीक, तो टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से कितना चला जाएगा, इसका 50%, यानी कि 0.5 मोलर्स का चला जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, 0.5 मोलर्स का चला जाएगा। अब सुनो ध्यान से, तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, सुनो। तो अब आपको देखना पड़ेगा क्या, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो भाई इसके 2 से इसके 2 बनते हैं। कहने का मतलब है जितना ये खर्च हुआ होगा उतना ही, भाई दोनों का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जब सेम होता है ना, तो जितना ये खर्च हुआ होगा उतना ही ये खर्च हुआ होगा, सॉरी जितना ये खर्च हुआ होगा उतना ही ये बना होगा, भाई दोनों के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना खर्च हुआ, 50% खर्च हो गया, अल्फा 50% दिया है, तो स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, तो 1 का 50% कितना हो गया 0.5, ये खर्च हो गया, तो जितना ये खर्च होगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही तो ये बनेगा। यानी कि क्या हो गया बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना 0.5 मोलर, ऐसे करके निकाला जाता है। और सुनो, ऑक्सीजन कितना बनेगा, ऑक्सीजन कितना बनेगा, अब आप चेक कर लो, ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा है 1। अब इन दोनों का रिलेशन देखो, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन इसके साथ देखो। ठीक, तो देखो अगर यहां 2 है तो 2 का हाफ क्या होता है 1, यानी कि जब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन बनता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो जितना ये खर्च होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बस ये इंफॉर्मेशन इसीलिए दी होती है, बैलेंसिंग में हम यही देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है, तो इसका जितना भी खर्च होता है उसका हाफ ये बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना खर्च हो रहा है 0.5, तो 0.5 का हाफ कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, उतना ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन कितना बनेगा 0.5 खर्च हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका हाफ कर दो, यानी कि 0.5/2 मोलर क्या बनेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। क्या, कब, इक्विलिब्रियम पे। तो टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे, ध्यान से सुनो, 1 - 0, अब ये फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे, सही है। यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 - 0.5, 0.5 मोलर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, 0.5 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको कंटेनर में 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिखाई पड़ेगा, और ऑक्सीजन कितना दिखाई पड़ेगा 0.5/2, यानी कि 0.25 मोलर दिखाई पड़ेगा। कुछ बताने वाला था मैं, बताने ये वाला था, मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे, बताओ स्टेप्स क्या थे, क्वेश्चन करने के स्टेप क्या थे। टी बराबर 0 पे सारी इंफॉर्मेशन लिखो, लिख ली। टी बराबर इक्विलिब्रियम पे लिखो, लिख ली। डेल्टा एन जी वाला कॉन्सेप्ट बताया, वो भी लगाया मैंने। डेल्टा एन जी 0 नहीं तो वॉल्यूम इग्नोर नहीं करोगे, यानी कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आएगा, मोल के टर्म्स में नहीं आएगा। वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। फिर टी इक्विलिब्रियम लिखना सिखाया था, और फिर बोला था सॉल्व कर देना, तो अब उठा के सॉल्व कर लो। अब उठा के क्या करोगे आप, सॉल्व कर लो। क्या पूछा है उसने, केसी ऑफ द रिएक्शन पूछा है, बोलो क्या पूछा है, केसी ऑफ द रिएक्शन पूछा है, तो केसी लिखना मैंने आपको सिखाया हुआ। केसी कैसे लिखा जाता है बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। बैलेंस रिएक्शन में देखना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कब, इक्विलिब्रियम पे देखना है, ये वाली इंफॉर्मेशन देखनी ये वाली। ठीक, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो पावर 1। ठीक, फिर ये पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे फिर रिएक्टेंट का, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और पावर कितनी आएगी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और डिवाइडेड बाय, ठीक, रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। अब रख दो सबकी कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पर आओ, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है केसी। ठीक, तो टी इक्विलिब्रियम पे कितना है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर। ओके, और एक चीज और बता दूं, यूनिट भी केसी की देख लेना कैसे निकालोगे, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, रुक जाओ। यूनिट भी खेल लो भाई, यूनिट भी खेल लो। तो ये हो गया 0.25 की पावर 1 और इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर और स्क्वायर। सुनो, इसकी पावर 1 है तो 1 मोलर यहां से आया होगा, और इनटू इसका स्क्वायर है तो 1 मोलर का स्क्वायर यहां से आया होगा, अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है चेक कर लो, इक्विलिब्रियम पे 0.5,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 और पावर 2 लगेगी, और यहाँ क्या होगा मोलर का स्क्वायर, तो 1 मोलर का स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, मोलर स्क्वायर से मोलर स्क्वायर कटा, 0.5 के स्क्वायर से 0.5 का स्क्वायर कटा, और आंसर कितना आ गया 0.25 की पावर 1 यानी कि 0.25 क्या मोलर, यानी कि क्या आ गया 0.25। मोलर का क्या मतलब होता है भाई, मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब है, मैं बार बार एक दो क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ा है फिजिक्स में, भाई केसी हो केपी हो ये लोग अपनी यूनिट बदलते रहते हैं यार, देख लो केसी की यूनिट क्या आ रही मोल पर लीटर, क्या पता मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर आ जाती, समझ रहे हो, क्या पता मोल क्यूब पर लीटर क्यूब आ जाती। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। तो केसी आ गया 0.25। क्या कोई ऑप्शन है, बोलिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए हम अगला सवाल करते हैं। ये पेज नंबर 9 था ना, ठीक, पेज नंबर 10 में आ जाओ, पेज नंबर 10 में आ जाओ। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट, अच्छा इसका मैं आपको ना एक काम करता हूँ, इसमें ठीक है आंसर तो है नहीं यार इसका मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ C2H5, 1 मोल इथेनॉल लिया, 1 मोल एथेनोइक एसिड लिया एंड 1 मोल वाटर ले लिया, है ना। इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एनालिसिस शोज दैट 54.3% ऑफ द एसिड इज एस्टरिफिकेशन कैलकुलेट की थी। ठीक है भैया सुनो ध्यान से, अब एक बात बताता हूँ, पहले तो यार तुम्हें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, है ना, रिएक्शन आती है, ये क्लास 10th की रिएक्शन है, जिनको नहीं आती देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे आप पढ़ोगे कभी ना कभी, बट फिर भी देखो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। इथेनॉल लिया C2H5, है ना, या आप ऐसे देख लो, एसिटिक एसिड लिया और इथेनॉल लिया, तो आपको याद होना चाहिए कि इथेनॉल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन से एस्टर बनता है, जिसकी फ्रूटी लाइक स्मेल होती है, क्लास 10th की बुक उठा के देख लीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये रिएक्टेंट साइड होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि भाई 1 मोल वाटर भी है सर, आपको कैसे पता चला कि वाटर जो है प्रोडक्ट साइड होगा, भाई पढ़ाई करके पता चला है, 10th क्लास की बुक से पता चला है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, 1 मोल एसिटिक एसिड है और इसके साथ रिएक्शन किसकी कराओगे C2H5OH की, ठीक। तो एस्टर बना दो, एस्टर कैसे बनता था भूल चुके हो, मैं बना के दिखा रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं रब कर दूंगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं रब कर दूंगा, जिसको नहीं आता है या मैं साइड में करा दूं इसको, देखो इसको तो तुम ऐसे ही लिख लो CH3COOH, और इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे पलट दोगे तो OH इधर आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब क्या करोगे, अब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, यहां से OH निकालो, CH3CMS, अजीब सी बात लग रही होगी ना, लगने दो, और रुक जाओ 1 मिनट, सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, इसको पलट दो, तो OH को ऐसे लिख लो, यार ये C2H5OH ही लिखा हुआ है, ये रिएक्शन करने का स्टाइल है। अब एसिड से OH निकालो, अब बोलेंगे एसिड से तो H+ आयन निकलता है, OH क्यों निकाला, टेंशन मत लो तुम निकालो बस, ठीक, बाकी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संभाल लेगी। यहाँ से H निकालो एल्कोहल में से, बताओ एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया तो वाटर बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ तुम्हारा, आंसर क्या आ गया, पानी तो बाहर निकल गया। ध्यान सुनो, एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बचा क्या CH3CO यहां बचा, और यहां जो बचा दोनों को जोड़ दो, यहां क्या बचा C2H5O, समझ रहे हो, ये वाली जो यूनिट बची है और ये वाली उठा के दोनों को जोड़ दो तो CH3COO C2H5 बचा, यही एस्टर है, बस यही रिएक्शन तुम्हें अपने मन से यहां लिख देनी थी, ठीक। तो यही रिएक्शन तुम्हें यहां अपने मन से लिख देनी थी, 10th क्लास वाली रिएक्शन है, यदि आपने याद करी होगी एस्टरिफिकेशन तो आपको पता होगा, नहीं रिवाइज करिए जाके बुक से। तो देखिए CH3COO C2H5 ये एस्टर बना, एस्टरिफिकेशन हो रहा है और साथ में पानी का मॉलिक्यूल निकला, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो करते जाइए। देखिए टाइम t बराबर 0 पे, टाइम t बराबर 0 पे 1 मोल एसिटिक एसिड लिया हुआ है, चेक कर लो। तो टाइम t बराबर 0 पे क्या लिया है 1 मोल एसिटिक एसिड, मैंने आपको बोला था कभी कभी ऐसी रिएक्शन देगा आपको, कभी कभी ऐसी रिएक्शन देगा कि रिएक्टेंट भी दिया होगा और प्रोडक्ट भी दिया होगा, ये वैसी रिएक्शन है। ये देखो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ, तो लिख दो भाई टाइम t बराबर 0 पे
है ना। एसिटिक एसिड कितना है 1 मोल, सही है। और C2H5OH कितना है, वो भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ C2H5OH, तो 1 मोल ये भी है, ठीक। और एस्टर कितना बना है ये हमें नहीं पता। क्या कह रहे हैं पढ़ लो ध्यान से। इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एनालिसिस शोस, यहाँ फुल स्टॉप है। और क्या लिया गया, 1 मोल ऑफ वाटर लिया गया, स्टार्टिंग में 1 मोल ऑफ वाटर लिया गया, टाइम t बराबर 0 पे। जरा समझ लेना, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ C2H5OH, 1 मोल ऑफ C2H5OH, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ वाटर, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर एनालिसिस हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सब डाल दिया गया। अब कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एनालिसिस, मतलब जब हमने मिक्सचर की एनालिसिस करी, वो है ना, उसमें कुछ चेक वेक किया, तो उन्होंने क्या देखा कि 54.3% ऑफ द एसिड इज एस्टरीफाइड। सुन लो ध्यान से, क्या बोला उसने, 54.3% ऑफ द एसिड, एसिड कहाँ है आपका, ये एसिड है। तो जब उसने इक्विलिब्रियम पे चेक किया, ये एसिड आपका एसिटिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड, तो टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे ये कितना डिसोशिएट हो गया होगा बताओ, 54.3%। कितना डिसोशिएट हो गया होगा, 53.4%। मतलब समझो जरा, ध्यान सुन लेना। तो ये देखो, अल्फा दिया हुआ है तुम्हें, अल्फा का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, अल्फा का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 54.3%, सही है। तो अल्फा परसेंटेज क्या पढ़ाया था बताओ, x अपॉन a इंटू 100, सही है। अल्फा परसेंटेज कितना है 54.3 बराबर x तुम्हें निकालना है, कितना डिसोशिएट हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन निकालना है, अपॉन में a क्या होता है, कितने इनिशियल मोल है, किसके, एसिड के, क्योंकि एसिड की डिसोशिएशन दी हुई है, तो एसिड के इनिशियल मोल लेने भैया डिनोमिनेटर में, इनिशियल मोल एसिड के कितने 1, ठीक, इंटू 100, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 0 पॉइंट, भाई 100 आके डिवाइड लगाएगा, 0.543 क्या मोल्स, सर मोल्स। सर मोल्स में क्यों बात कर रहे हो सर, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में ना डेल्टा एन 0 है, चेक कर लो। सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस पानी तो निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ध्यान सुनो, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर 1, तो प्रोडक्ट के मोल 1 + 1 2 और माइनस रिएक्टेंट के मोल 1 + 1 2, तो 2 - 2 0 आ रहा है, तो वॉल्यूम कैन बी इग्नोर्ड, वॉल्यूम इग्नोर कर दो और मोल्स के टर्म में सॉल्व कर दो, ठीक। तब भी तुम्हारा केसी वैसी आ जाएगा, केसी निकलवाना है उसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इनिशियली ये एस्टर अभी नहीं बना था, क्योंकि इनिशियली ये और बस पानी डाला, ठीक। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया होगा बताइए, इसके 1 मोल में से कितने खर्च हो गए, इतने खर्च हो गए, ठीक। तो 1 - 0.543 खर्च हो गए, तो बताओ ये कितना बना होगा, मतलब ये भी कितना खर्च हुआ होगा, भाई ये भी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यार इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी, तो जब ये 1 मोल खर्च होता है तो ये भी 1 मोल खर्च होता है, यानी कि इसमें से जितना खर्च हुआ होगा ये उतना ही तो ये खर्च हुआ होगा, भाई दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो जितना ये खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है या कितना डिसोशिएट हुआ है, ऐसे सोचो, ये कितना डिसोशिएट हुआ है 0.543, तो ये भी कितना डिसोशिएट होगा 0.543। कहने का ये मतलब है कि ये पहले से तो 1 मोल था और इसमें से डिसोशिएट कितना हो जाएगा 0.543। अब सुनो, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ध्यान सुनो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके जितने डिसोशिएट होंगे इतने, उससे इसके भी इतने ही मोल बने होंगे, यानी कि 0.543 मोल बने होंगे स्टोइकियोमेट्रिक, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक देख के पता चला। चाहो तो इसको इसको कनेक्ट कर लो, इसके 1 मोल खर्च होने से इसके 1 मोल बनते हैं, ऐसे सोचो, तो इसके कितने मोल खर्च हुए इतने, तो इसके भी कितने बनेंगे इतने, ठीक। अब सुनो, पानी कितना बनेगा, बहुत आसान है, यहाँ 1 मोल खर्च होते तो 1 मोल पानी, तो जितना ये खर्च हुआ होगा, या यहाँ से देख लो, इसके 1 मोल खर्च होते तो 1 मोल पानी, तो इसके जितने खर्च होंगे उतना ही पानी बनेगा, तो पानी इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया, ओ आई एम वेरी सॉरी, पानी बना नहीं होगा, पानी खर्च होगा ना, पानी को स्टार्टिंग में उन्होंने, पानी को स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या किया था बच्चों, अच्छा अच्छा पानी, एक मिनट जरा, यस,
पानी खर्च क्यों होगा यार प्रोडक्ट साइड में, है ना? प्रोडक्ट साइड में तो पहले से ही पानी 1 मोल था। सुन, अच्छा सवाल है। पहले से ही पानी 1 मोल था और पानी बना भी होगा। ये क्या था? पहले से था। ये क्या है? इनिशियली अवेलेबल। इनिशियली अवेलेबल यार, ये तो पहले से ही था। और कितना और पानी बन जाएगा वो आप यहां से देख लो। इसका 1 मोल खर्च होता है तो पानी का 1 मोल बनता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो इसका इतना मोल खर्च होगा तो पानी एक्स्ट्रा कितना बना होगा? 0.543 एक्स्ट्रा बना होगा, क्योंकि पानी तो बनता ही है यार, पानी तो बनता ही है इस रिएक्शन में। पहले से उन्होंने पानी लेके रखा है, तो ये पहले वाला पानी 1 मोल और इतना पानी बन गया। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसी स्थिति आ रही है ना कि फाइनली यदि मैं लिखूं तो टी बराबर इक्विलिब्रियम पे कुछ ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। 1 माइनस 0.543। अब यार कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, रुक जाओ। 1 माइनस 0.543 है ना, कितना आ जाएगा? 0.457। ये भी कितना आ जाएगा? 0.457। ठीक, और ये भी कितना, ये कितना है? 0.543 मोल बन गया है। और पानी कितना है? 1 में ऐड करोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1.543 मोल्स में सब कुछ चल रहा है, याद रखना। मोल्स 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 मोल्स। सही है, करेक्ट। ये हो गया। तो ये रही इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। इक्विलिब्रियम पे ये इतना मोल होगा, कंटेनर में ये इतना होगा, ये इतना बन चुका होगा, पानी इतना अवेलेबल होगा। ठीक, अब सुनो, केसी निकालना है, निकाल लो। और वॉल्यूम को इग्नोर कर दोगे तो केसी कैसे निकालोगे? केसी बराबर, देख लो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की जगह तो मोल रख सकते हो, वॉल्यूम को इग्नोर कर दोगे। CH3COO T2H5 का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, क्योंकि साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि C2H5OH का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। भैया वैल्यू रखो, आंसर निकालो। और कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम इग्नोर कर दो तो सीधे मोल रख दो। टी इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल हैं एसिड के, एस्टर के? ये एस्टर है तुम्हारा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एसीटेट। ये C2H5 को मिथाइल और ये एसीटेट, नाम में लिख दे रहा हूँ, मिथाइल एसीटेट। वैसे ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बात की बात है। हाँ भाई, इसके कितने मोल हैं बताओ इक्विलिब्रियम पे? 0.543 इंटू, और पावर लगाओगे 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, इंटू पानी कितना है इक्विलिब्रियम पे? 1.543। ठीक, अपॉन में, अब ध्यान देना जरा, CH3COH कितना है? CH3COH कितना है? 0.457। और इथेनॉल कितना है? 0.457। अब सुनो, पता है एक बात, यहाँ मोल आया होगा, यहाँ मोल, यहाँ मोल, यहाँ मोल, तो ऊपर मोल का स्क्वायर हुआ होगा, मोल इंटू मोल, मोल इंटू मोल, मोल का स्क्वायर, और नीचे मोल इंटू मोल, मोल का स्क्वायर। मोल के स्क्वायर से मोल का स्क्वायर कट गया होगा। तो इस बार केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। देखा आपने, केसी का कोई यूनिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है यहाँ पर। भाई सब कुछ आपने मोल 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 में रखा है, सारे मोल कट जाएंगे। ये मोल 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 मोल, तो ऊपर मोल इंटू मोल, मोल स्क्वायर, अपॉन में मोल इंटू मोल, मोल स्क्वायर, मोल स्क्वायर से मोल स्क्वायर कट गया। इस बार यूनिट ही नहीं आया। ठीक भैया, अब इसको सॉल्व कर लो। 0.543 इंटू 1.5, यार सॉल्व तो कर लोगे ना भाई? कितना आ रहा है? 0.837849, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 0.457 इंटू 0.457, 0.208849, 0.208849 इज इक्वल्स टू 0.837849 और डिवाइडेड बाय 0.208849, 4.011 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक, नाउ अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 2019 में आया था ये सवाल है ना, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इस सवाल को, देखो जरा, कह रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन ए गिव्स, नाउ रिएक्शन लिख लीजिए, ए प्लस 2B इज इन इक्विलिब्रियम विद, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दे के रखा हुआ है, ऊपर एरो के ऊपर देखिए लिखा हुआ है के,
प्लस 2d है ना, 2c प्लस d। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, कह रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B was 1.5 times that of the concentration of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal। अब सुनो ध्यान से, इनिशियली क्या बोला उसने बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B was equals to 1.5 टाइम्स ऑफ A। तो ध्यान सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कौन सी वाली, इनिशियल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है 1.5 टाइम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। देख लो, कह रहा है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यानी कि टाइम t बराबर 0 पे B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो A की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन थी टाइम t बराबर 0 पे उसकी 1.5 टाइम्स है, ठीक। बट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड B वर फाउंड टू बी इक्वल। अच्छा ठीक है, बट के बाद तो हम बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो उसको, अभी बस आप यहाँ इनिशियली के लिए पढ़ो। अब सुनो, पता है अब बच्चे कहते हैं सर इसको x मान लो तो ये 1.5x हो जाएगा, ये सब मत करो यार, फिर x की वैल्यू निकालोगे 10 घंटे, निकालोगे क्या मतलब कट जाएगा वो तो ठीक है, पता है आसान कर लो ना यार। लेट अब सुनो लेट A के इनिशियल मोल कितने मान लो, या A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान लो, 1 मोलर मान लो यार। कहने लगा सर क्यों, अरे मान लो ना भैया, तुम x मान के कर लेना तब भी हो जाएगा, x मान के कर लेना तब भी हो जाएगा, वो भी करके दिखा दूंगा बोलोगे तो। सुनो ध्यान से, 1 मान लो ना यार, इनिशियल A को कुछ भी मान लो, 1 मोलर मान लो, 100 मोलर मान लो, ठीक है, 2 मोलर मान लो, 2.5 मोलर मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसी हिसाब से B का A के साथ रिलेशन आ जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि B की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितनी हो जाएगी बताओ, 1.5 टाइम्स, और A की इनिशियल कितनी मानी तुमने 1 मोलर, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.5 मोलर। सीधे सीधे सवाल हो जाएगा, क्या दिक्कत ले रहे हो, है ना। तो टाइम t बराबर 0 पे A की कॉन्सेंट्रेशन, कुछ बच्चे अभी भी समस्या में होंगे कि कैसे मान लिया भाई आपने, अरे यार मान लो 1 मान के कर लो, सवाल हो जाएगा आराम से, ठीक। तो A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, तो B की इनिशियल कितनी है टाइम t बराबर 0 पे 1.5 मोलर। क्यों, क्योंकि जो B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो A का 1.5 टाइम्स है। और सुनो, अब C और D अभी बने नहीं है क्योंकि C और D की कोई इन्फॉर्मेशन इस बार नहीं देके रखा हुआ है, तो C और D अभी बने नहीं है, ठीक। अब T बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या बोला उसने, T इक्विलिब्रियम पे क्या बोला उसने, जब EQ का मतलब इक्विलिब्रियम समझ जाना है ना, T इक्विलिब्रियम पे क्या बोला उसने। अब देखिए स्टूडेंट्स, T बराबर टाइम इक्विलिब्रियम पे ध्यान से सुन लीजिएगा, उसने बोला बट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड B वर फाउंड टू बी इक्वल। मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया तो A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। तो बस T बराबर 0 पे इंफॉर्मेशन लिखी, अब T बराबर इक्विलिब्रियम पे लिख लीजिए। कैसे लिखोगे बताओ, ध्यान सुनो, इसमें से कितना डिसोशिएट हुआ, इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन x, तो मान लो 1 में से x खर्च हो गया, इसके 1 मोलर में से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, सॉरी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है इसका x है। तो सुनो, अब इस साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, ये 1 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है, ठीक। अब सुनो, A का 1 मोल खर्च होता है तो उस टाइम B का डबल मोल खर्च होता है, या मोल या कॉन्सेंट्रेशन जो बोलना बोल दो। A का डबल कौन है, B। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या कह रही है वो, कि A का जब 1 मोल खर्च होता है तो B का कितना मोल खर्च होता है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप चाहो तो इसको मोल से भी कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा n 0 है, चेक कर लो, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 3 - 3 0, फिर भी मैं इसको मोलैरिटीज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, देखो अगर A का जितना खर्च हुआ है कितना x, तो भाई उसका डबल B खर्च हो जाएगा, यानी कि B पहले कितना था 1.5, लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, A जितना खर्च हुआ है कितना x, उसका डबल कर दो तो 2x खर्च होगा B। ओके, अब C कितना बनेगा, C के आगे भी 2 लगा है, B के आगे भी 2, यानी कि B के जब 2 खर्च होते हैं तो C के 2 बनते हैं, यानी कि जितना B खर्च होता है उतना ही C बनता है, तो B कितना खर्च हुआ है 2x, तो C भी कितना बनेगा 2x। चाहे आप इसको देख लो, A जितना खर्च होता है उसका डबल C बन जाता है, A कितना है 1 और 1 का डबल क्या है 2, C के सामने 2 लगा है, तो A जितना खर्च होता है कितना 1, उसका डबल C बन जाता है, तो A कितना खर्च हुआ है x, तो C उसका डबल बनेगा, यानी कि x का डबल बन जाएगा। और सुनो,
ए के आगे भी 1 है, डी के आगे 1 है, तो ए जितना खर्च होता है उतना ही डी बनता है। देख लो ना, 1 1 1 खर्च होता है ए का, तो डी का 1 बनता है, यानी कि ए का अगर एक्स खर्च हुआ है तो डी का कितना बनेगा, एक्स। अब ये हो गया। अब ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, बताओ, कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ, इक्विलिब्रियम पे, और जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ, इक्विलिब्रियम पे, वो आपस में इक्वल है, तो कर दो भैया इक्वल। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इक्विलिब्रियम पे, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स मोलर इज इक्वल्स टू बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इक्विलिब्रियम पे, बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, 1.5 माइनस 2x। अब x की वैल्यू निकाल लो, 2x इधर आएगा, तो ये x बराबर 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.5। तो x बराबर 0.5। अब मैं फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, अब मैं फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं। फाइनल का मतलब है t इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा बताओ, 1 माइनस एक्स। देखो ये a है और प्लस 2b इज इन इक्विलिब्रियम विद या रिवर्सिबल विद 2c प्लस d। तो अब मैं टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे सब कुछ लिख रहा हूं। सुनो, a कितना बचा, बोलो 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 बोलो, 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 0.5, या मैं पूरा लिख के दिखा दूं, अरे समझ जाओगे यार इतना तो ठीक। b कितना बचा, 1.5 माइनस 2x यानी कि 1.5 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 1, तो 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 बाई 2 इंटू 0.5 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5। और इक्विलिब्रियम पे c कितना है 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू, यानी कि 2 इंटू 0.5 1, और इक्विलिब्रियम पे d कितना है x, यानी कि x का वैल्यू 0.5। तो ये इक्विलिब्रियम पे बच्चों कॉन्सेंट्रेशंस आ गई, ठीक है स्टूडेंट। 0.5 0.5, ए 0.5 बचा होगा, बी 0.5 मोलर बचा होगा, सी 1 मोलर और डी 0.5 मोलर। अब तुम्हें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकलना चाह रहा होगा, तो के सी बोल दो, के बोल दो, जो बोलना बोल दो यार। क्या होगा बताओ, लिखो क्या होगा, प्रोडक्ट डी, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 इंटू सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 और इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। वैल्यू रख दो, सबकी कॉन्सेंट्रेशन रखो इक्विलिब्रियम पे। डी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5, ठीक है, इंटू सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। अब सुन सुन लेना ध्यान से, एक बार मोलर यहां से आया होगा और एक बार मोलर, भाई ये भी तो मोलर में होगा, 1 मोलर का स्क्वायर, तो मोलर स्क्वायर यहां से आया होगा, अपॉन में ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5 मोलर, ठीक, तो 0.5 मोलर और पावर 1, और इनटू में बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इक्विलिब्रियम पे चेक करनी है 0.5, ठीक, तो 0.5 की पावर कितनी है 2, तो 1 मोलर यहां से आया होगा और 1 मोलर का स्क्वायर यहां से आया होगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये मोलर की क्यूब और मोलर की क्यूब कटेगी, यानी कि केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा या के का कोई यूनिट नहीं आएगा। अब जो सॉल्व करना हो तो कर लो, ये इससे कट जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 0.5 का स्क्वायर 0.25, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, या आप सिंपल ऐसे करो 1 अपॉन 0.25 को क्या लिखोगे 1/4, 4 जाएगा ऊपर, आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन देख लीजिए, कहीं ऑप्शन दिया ऑप्शन में आपको 4, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद बच्चों अब एक सवाल मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ, 1985 में सवाल आया हुआ है ये, और ये रिपीट भी कर सकता है, अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मैथ्स की भी अच्छी लगेगी। सवाल देखिए, ये 12 नंबर पेज है आपका, 12 क्वेश्चन देखिए, कह रहा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दे दिस, तो भाई रिएक्शन लिख लीजिए, क्या है रिएक्शन, A2 गैस प्लस B2 गैस, है ना, गिव्स 2AB। सुनो, अगर मेरे हिसाब से करना चाहोगे ना, पता है, सुन लो ध्यान से, मेरे हिसाब से अगर करना चाहोगे ना तो भाई डेल्टा एन निकाल लो, डेल्टा एन निकाल लो। तो डेल्टा एन कितना है, देखो प्रोडक्ट में 2 मोल माइनस रिएक्टेंट में 1 मोल इसका है, यहाँ पे देखो ना, बी के 1 मोल
और ए के A2 के 1 मोल, 1 + 1 2 है ना, 0 आ रहा है, मतलब वॉल्यूम इग्नोर कर सकते हो, वॉल्यूम इग्नोर कर सकते हो। सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट टेम्परेचर दिस इज, टेम्परेचर क्यों दे के रखा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर का कोई भी काम क्वेश्चन में नहीं है, इज 50, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 50 है, सही है ना। तो के इक्विलिब्रियम कितना दे के रखा है, 50। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, पता है आप मिस्टेक क्या करोगे एग्जाम में, वो पहले लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक आप क्या करोगे वो आप देखो, मिस्टेक इफ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में सवाल कर रहे हो तो वॉल्यूम मान लो तुम नहीं इग्नोर कर रहे हो, मान लो, तो तुम क्या गलती करोगे इस सवाल में, देखो कह रहा है इफ 1 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 1 मोल ऑफ, सुनो, तो एक, अब मैं बना ही देता हूँ, ये एक फ्लास्क है, ठीक, और इस फ्लास्क में क्या है बताओ, 1 मोल A2 है, 1 मोल A2 है, ठीक, और इस फ्लास्क का वॉल्यूम कितना है पढ़ लो, 1 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 1 मोल, तो इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक। उसके बाद कनेक्टेड टू आ, इसको कनेक्ट करेगा अभी किससे, कनेक्टेड टू आ 2 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 2 मोल ऑफ B2, तो एक और फ्लास्क है यहाँ पे क्या है अभी 2 मोल B2 है, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है कितना 2 लीटर है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे, जब कनेक्ट करोगे तभी तो रिएक्शन होगी, जब कनेक्ट कर दोगे तभी तो रिएक्शन होगी। तो पता है तुम गलती क्या करोगे, तुम गलती ये करोगे, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम टाइम t बराबर 0 पे जब कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो ए की कॉन्सेंट्रेशन पता कितनी ले लोगे, 1/1 ले लोगे भाई, मोल अपॉन लीटर 1 मोलर, और बी की कितनी ले लोगे तुम गलती से 2/2 1 मोलर, ये लेके तुम चलो, सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा ये अभी बना नहीं है, सवाल गलत हो गया भाई, यार ये तो तुमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली, बस अभी कनेक्ट कहाँ किया, कनेक्ट तो करो यार, और जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे तो क्वेश्चन में करेक्शन करिए, ये तो मिस्टेक हो गई, अब करेक्ट कैसे करोगे, ये तो मिस्टेक हो गई भैया, ध्यान सुनो, ये मिस्टेक है, ये गलत है, तो एक निशान यहाँ लगा देते हैं सिंपल सा कट का, ये इस तरीके से, ये तो गलत कर दिया यार। तो करेक्ट कैसे करोगे, करेक्शन करो इसमें, करेक्शन ऐसे करोगे, दोनों को जोड़ो तो भाई तब तो रिएक्शन स्टार्ट होगी ना। तो दोनों को जैसे ही कनेक्ट करोगे, एक पतली सी पाइप जिसका वॉल्यूम 0 है, इग्नोर करोगे, ऐसे सवाल मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में कराए हुए हैं, तो दोनों को जोड़ दो, जैसे ही कनेक्ट करोगे ये इसको ऐसे, अब बताओ जरा, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ के आए हो, अब बताओ ए के लिए भाई दोनों का डिफ्यूजन हो जाएगा, तो ए के लिए वॉल्यूम कितना होगा, इसका इसका दोनों का, भाई डिफ्यूज हो जाएंगी ना गैसेस, और रिएक्शन करना होगा तो करेंगी, पहले डिफ्यूजन होगा फिर रिएक्शन होगी, तो भाई ए के लिए भी वॉल्यूम कितना रखोगे, ए के लिए भी वॉल्यूम 2 + 1 3 लीटर, भाई इसका इसका टोटल वॉल्यूम महसूस करेगा ए, और बी भी टोटल वॉल्यूम महसूस करेगा। कहने का ये मतलब है कि अब रिएक्शन अगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे करोगे, A2 गैस प्लस B2 गैस, और नीचे ऑप्शंस भी आपको एग्जाम में दे देगा वो उसी हिसाब से, ताकि आपके गलत वाला आंसर मैच हो जाए। तो आप पता है क्या करना चाहिए था, सही तरीका ये, ए के कितने मोल है 1, और वॉल्यूम कितने रखोगे 1 + 2 3, तो 1/3 मोलर आएगा इसका, और बी के लिए, बी के मोल 2, और बी के लिए वॉल्यूम कितना रखोगे 2 + 1 3, टोटल दोनों के लिए वॉल्यूम इतना रखोगे, ऐसे करके करेक्शन करना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वॉल्यूम का लफड़ा ही नहीं लूंगा, क्यों, वॉल्यूम इग्नोर, डेल्टा एन जी कितना है 0, ठीक, तो वॉल्यूम इग्नोर, तो बस कर लो सवाल। तो अब देखो जरा, टाइम t बराबर 0 पे मैं तो मोल्स के टर्म में कर दूंगा यार सवाल, है ना, मैं वॉल्यूम लूंगा ही नहीं, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो देखो जरा A2, तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात ही नहीं करोगे, तो वॉल्यूम का लफड़ा ही खत्म हो गया। अब देखो A2 के कितने मोल हैं बताओ, स्टार्टिंग में A2 के कितने मोल हैं 1, तो इसके हैं 1 मोल, सही है, और B2 के कितने मोल हैं बताइए, B2 के कितने मोल हैं 2 मोल्स, और ए भी अभी बना नहीं है तो 0 मोल, ठीक। अब टाइम t बराबर जब इक्विलिब्रियम आएगा, हाँ टाइम t बराबर जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन x मान लो, तो 1 में से ये अगर x खर्च होगा, ठीक, अब ध्यान से जरा चेक कर लेना, A2 के सामने साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, B2 के सामने 1, तो जितना A खर्च हो रहा है उतना भाई A के 1 मोल से B का 1 मोल खर्च होता है, मतलब A का 1 मोल, सॉरी A2 का 1 मोल B2 के 1 मोल से रिएक्ट करता है,
तो A2 का x मोल जब खर्च हो रहा होगा, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो B2 का भी तो x मोल खर्च होगा। तो कहने का मतलब B2 कितना था पहले 2, लेकिन खर्च केवल x होगा, क्योंकि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। और AB कितना बनेगा, A का डबल 1 और यहाँ 2 आ रहा है, 1 का डबल 2 होता है, ठीक। तो A का डबल कर दो, A कितना खर्च, यहाँ डबल कर दो, ठीक। ध्यान सुनो, A कितना खर्च होता है, x का डबल 2x, ये लो बस। अब क्या दिक्कत है, अब K इक्विलिब्रियम लिख लो, है ना, क्योंकि K एक तो आपको दिया हुआ है, एक तो K उसने आपको दिया हुआ है, और एक K मैं निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां रख दोगे तो इक्विलिब्रियम पे A2 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, x की वैल्यू यहां रखोगे तो इक्विलिब्रियम पे B2 कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, और यहां पे रखोगे तो इक्विलिब्रियम पे AB की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी नोट्स नहीं है, मोल्स है, ये मोल्स है यार। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB विल बी फॉर्म्ड एट 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने मोल बने हैं इक्विलिब्रियम पे, किसके, AB के। तो ये आपको निकाल के दिखाना है, इक्विलिब्रियम पे AB के कितने मोल हैं, ये आपको निकाल के दिखाना है। और सुनो, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी, x की नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देना भैया। क्यों x की नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करोगे, क्यों, क्योंकि भाई x क्या है, x क्या है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, और मैं मोल्स में लेके चल रहा हूँ, मोल नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं। तो सबसे पहले तो तुम इसका k लिखो, है ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका k इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, बोलो। AB की कॉन्सेंट्रेशन, पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स, जो भी बोलना हो बोल दो, क्योंकि वॉल्यूम जीरो, क्योंकि डेल्टा NG 0 है, तो AB की पावर 2 अपॉन B2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर या मोल की पावर 1 और A2 की पावर 1 रखो, रखो। AB कितना है इक्विलिब्रियम पे, 2x डिवाइडेड बाय B2 कितना है, बोलो। और पता है के इक्विलिब्रियम का कोई यूनिट नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कोई यूनिट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से इसका मोल स्क्वायर हो जाएगा और इसका मोल इंटू मोल कट जाएगा। नो, B2 का कितना है भाई इक्विलिब्रियम पे, 2 - x, और इंटू A2 का कितना है, 1 - x, और पावर 1। तो तुमने के इक्विलिब्रियम इतना निकाला, कितना, के इक्विलिब्रियम तुमने निकाल के बैठे हो कितना भाई, चेक करो, 2x अपॉन 2 - x और इंटू में 1 - x, और के इक्विलिब्रियम दिया भी तो है कितना, 50 रख दो। के इक्विलिब्रियम दिया भी तो है, तो के इक्विलिब्रियम की जगह कितना रखोगे, 50 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में 2 - x इंटू 1 - x। सॉल्व कर लो भाई, ये 2 से कटेगा तो यहाँ 25 आएगा, तो 25 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x अपॉन नीचे 2 × 1 2 और -2x और -x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार, 2 × 1 2 - x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 बराबर x अपॉन 2 - 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 25 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू इन द ब्रैकेट 2 - 3x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x, 25 दूना 50 और -75 x और प्लस 25 x का स्क्वायर बराबर x को लेफ्ट में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 25x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये इधर आएगा तो -76x हो जाएगा। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, लेट मी चेक इट, और प्लस 50 बराबर 0, ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है, चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ गलती हुई है यार, हाँ गलती तो हो गई, गलती तो हो गई भाई, गलती तो हो गई है। AB का स्क्वायर है भाई, तो AB की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 2x की पावर 2 भी तो करोगे, ठीक। तो सब कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन, सब कुछ गलत हो गई कैलकुलेशन, फिर से करनी पड़ेगी। के इक्विलिब्रियम बराबर, सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक, अपॉन में क्या है 2 - x इंटू 1 - x। नाउ के इक्विलिब्रियम कितना है, 50 बराबर 4x स्क्वायर अपॉन 2 - x इंटू 1 - x। अब एक चीज देखना, 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कि 50 अपॉन 4 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 - x इंटू 1 - x, ठीक। और सॉल्व कर लो, 2 2 जा और यहाँ 25 आएगा, तो 25/2
बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 2 माइनस 2x और माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 25/2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3x और प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10, 25 इंटू 2 माइनस 3x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 25 दूना 50 माइनस 75 x और प्लस 25 एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ठीक, इन सबको उधर लेके जाओ तो इधर 0 बचेगा, 25 उधर जाएगा, या एक काम कर लो इससे बढ़िया है इनको इधर लेके आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। इसको इधर लेके आओगे 25 माइनस 2 23 23 एक्स स्क्वायर और माइनस का 75x और प्लस का 50 बराबर 0। चेक कर लेता हूँ मैं, सही आ रही इक्वेशन, बिल्कुल सही आ रही है, मेरा भी यही आ रहा था। अब सॉल्व करो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर माइनस ऑफ b, तो माइनस और b की जगह क्या है माइनस 75, क्लास 10th वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है तुम्हारा माइनस 75। ठीक, तो माइनस का 75 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 23 और सी कितना है 50। सॉल्व कर लो, 75 का माइनस 75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा पॉजिटिव, तो 75 इंटू 75 5625 माइनस 4 इंटू 23 इंटू 50 4600 और 5625 माइनस 4600 कितना जगह 1025, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 1025। ठीक, 1025 ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू और ए की जगह 23, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 75 और प्लस माइनस रूट। अब सुन लो ध्यान से, 1025 का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे 32.01 आएगा। ठीक, 1025 का स्क्वायर रूट 32.01। नाउ नीचे कितना आ जाएगा 46। अब एक बार क्या करोगे, एक बार क्या करोगे, x बराबर पॉजिटिव साइन लोगे बीच में, यहाँ प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो 75 प्लस 32.01 डिवाइडेड बाय 46, और एक बार क्या करोगे x बराबर 75 माइनस, अच्छा x की नेगेटिव वैल्यू भी नहीं चलेगी और एक और वैल्यू नहीं चलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से बड़ी आएगी तो नहीं चलेगी। ठीक, 13 14 75 माइनस 32.01। अब भाई इसको सॉल्व कर लेना, मैं कर देता हूँ वैसे आपको। 32.01 को अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लोगे 32 मान के चल लो, यहाँ से क्या आएगा x बराबर 75 प्लस 32/46, तो ये आएगा x बराबर 2.32। मैंने निकाला था, आप भी निकाल लेना, इसको इग्नोर कर दोगे। ठीक, क्योंकि यहाँ x इज ग्रेटर देन 1 आ गया, इसको इग्नोर करोगे। x चाहे नेगेटिव होता तब भी इग्नोर कर देते, 1 से बड़ा है तब भी। क्यों सर, आइए दिखाते हैं। इधर देखो जरा, खुद सोचो, अगर तुमने x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली है ना, तो भाई वह बताओ 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1 में से 2 पॉइंट माइनस करोगे तो भाई ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना। इसका मतलब a2 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि a2 पूरा खत्म हो चुका है। ऐसा तो है नहीं, a2 के मोल्स नेगेटिव थोड़ी ना आ जाएंगे, बात समझ रहे हो। और ऐसे भी सोच सकते हो a2 के 1 ही मोल तो लेके चले थे, तो 1 मोल जब a2 के 1 ही मोल थे तो 1 से ज्यादा कैसे खर्च हो सकता है। x क्या था, कितना डिसोशिएट हुआ, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, जो कि 2.32 आ रहा है, तो हो नहीं सकता। ठीक है, 1 मोल से ज्यादा कैसे खर्च हो जाएगा यार। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए x बराबर 2.32 आने के बाद भी इसको इग्नोर किया गया है। और यहां सॉल्व कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा 75 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 46, तो यहां से x कितना आ जाएगा बताइए 43/46, और ये कितना आ जाएगा 0.934, तो 0.934। तो उसने हमसे क्या पूछा था, ये तो x की वैल्यू है, और उसने हमसे क्या पूछा था बताइए, उसने हमसे पूछा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB विल बी फॉर्म्ड एट दिस।
ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पे यानी कि इक्विलिब्रियम पे ए बी के कितने मोल बनेंगे, तो देखो इक्विलिब्रियम पे ए बी के कितने मोल बनेंगे 2x, तो 2x की वैल्यू निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ ए बी, या ऐसे निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम पे ए बी के मोल्स कितने हैं 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स, और x कितना आया तुम्हारा पूरा ले लेना भाई, वरना आंसर मैच नहीं करेगा ऑप्शन में दिया होगा तो। 3 प्लेस तक लेना कम से कम, तभी मैच करेगा। 2 चौके 8, 2 तिरिक 6, 2 9 18, 1 2 3, 1.868 मोल्स। और नियरेस्ट इंटीजर में पूछेगा तो 1.8 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, अगर उसने बोल दिया कि नियरेस्ट इंटीजर में निकालो। वैसे बोलेगा नहीं, क्योंकि मोल्स में आप कैसे राउंड ऑफ करोगे। ठीक, अब ध्यान सुनो, ये हमारी क्लास हुई बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑन केपी। अभी आपने क्वेश्चंस ऑन केसी देखा, क्यों भाई, अभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकाल रहे थे। अब हम अगले चैप्टर कहना है, अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन केसी की जगह केपी दिया रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा। ठीक है ना, ओके।